हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी। क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं ईएमआरएस की? तो ईएमआरएस के लिए रीजनिंग के विषय के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। इस टॉपिक के अंदर हम उन प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं जो एग्जाम में हूबहू छपने वाले। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा इस टॉपिक इस क्लास के साथ। और अगर अंत में अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और क्लास को लाइक जरूर करिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक के पहले सवाल पर। आज क्वेश्चन जो है आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है ना। क्वेश्चन है ये। पहले इंग्लिश में भी है, हिंदी में। बहुत सारे मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो इंग्लिश में और हिंदी में भी पढ़ते हैं। तो पहले मैं इंग्लिश को क्वेश्चन को हिंदी में दिखा दूंगा, फिर इंग्लिश में। अब इसमें होता क्या है, डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न कैसे आते हैं, पहले यह चर्चा करनी जरूरी है। क्योंकि इसके अंदर कोई मतलब कि हर आप ब्लड रिलेशन के अंदर आएगा, डायरेक्शन आएगा, ऑर्डर रैंकिंग आएगा, कोडिंग डिकोडिंग आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा। सारे जितने भी कोर टॉपिक रीजनिंग के होते हैं वो सारे डेटा सफिशिएंसी के अंदर पूछे जा सकते हैं। प्रश्नों को हल कैसे करना और प्रश्न टिक कैसे करना, यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इस प्रश्न को मैं इस प्रश्न के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे कैसे इसको अपन हल करते हैं, डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न कैसा आता है। ठीक है, अब यहां पर एक प्रश्न अपने पास होगा, जैसा कि यहां पर प्रश्न अपने पास है। यहां पर प्रश्न अपने पास है, यहां प्रश्न अपने पास है। इस प्रश्न को आप देख पा रहे हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये रहा। प्रश्न क्या है? एम के कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी, है ना। एम के कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज हैव हैव। मतलब ये अपने पास एक प्रश्न दिया रहेगा। इस प्रश्न का उत्तर अपने को बताना है। इस प्रश्न का उत्तर अपने को बताना है। उसके लिए दो स्टेटमेंट आपके पास है। पहला स्टेटमेंट क्या है? एच एक्स की इकलौती बेटी है जो एम की पत्नी है। एक स्टेटमेंट तो ये है, और दूसरा स्टेटमेंट के और जे एम के भाई है। इस प्रकार से तो अपने को बताना ये है, क्या बताना है प्यारे बच्चों, कि एम के कितने बच्चे हैं। इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने को दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अपने को अब यह तय करना है कि पहले स्टेटमेंट से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा क्या, या दूसरे स्टेटमेंट से इस प्रश्न का उत्तर आएगा, या इन दोनों में से किसी एक से इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा, या इन दोनों को मिला दें आपस में तब भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ पाएगा, या इन दोनों को मिलाने पर प्रश्न का उत्तर आएगा। 5 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। एग्जाम में हो सकता है आपको 4 ऑप्शन मिले, इनमें से कोई एक ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो मैं 5 ऑप्शन की प्रैक्टिस आपको कराना चाहता हूं, क्योंकि 5 में से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो प्रश्न क्या है, समझिएगा बात को। क्लास कितने घंटे की है? क्लास 6 बजे तक की है। आप अटेंड करिए पूरी क्लास। यकीन मानिए डेटा सफिशिएंसी आपका बहुत शानदार करा दूंगा मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, दिक्कत रहती है। मैं से बहुत सारे क्वेश्चंस टेलीग्राम पे भी स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर डेटा सफिशिएंसी में कैसे करेंगे। तो आज सारे प्रकार के प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, सारा इसके अंदर आने वाला है। बस आपको जुड़ना है अंतिम समय तक और पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। आधे से बीच में छोड़ के जाओगे तो कुछ ना पाओगे, ये बात तय है। पूरी क्लास देखोगे तो आपको केवल देना क्या, इस टॉपिक को आप 2 घंटे दीजिए और काम खत्म करिए। बस डायरेक्ट एग्जाम में भिड़िए और सॉल्व करिए और टॉप रैंक के अंदर अपनी रैंक लाइए ईएमआरएस में। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। प्रश्न क्या है प्यारे बच्चों, आराम से देखना क्या कह रहा है प्रश्न। मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा बाद में ना। एम के कितने बच्चे हैं, प्रश्न क्या है। प्रश्न हिंदी में, इंग्लिश में दिखाता हूं। हाउ मेनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे का मतलब उसके बेटा या बेटी दोनों की बात हो रही है। हाउ मेनी चिल्ड्रन डज एम हैव। तो एम के कितने बच्चे हैं, इस प्रश्न का उत्तर देना है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले स्टेटमेंट को मैं कंक्लूजन निकालता हूं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एच, पहला स्टेटमेंट कह रहा है एच एक्स की इकलौती बेटी है। तो ये एच मान लीजिए यहां पर, और कल भी अपन ने ब्लड रिलेशन पढ़ा है। एच एक्स की इकलौती बेटी है। तो एच बेटी है किसकी, एक्स की। तो एच को बेटी बना दिया किसकी, एक्स की। एच एक्स की इकलौती बेटी है जो एम की पत्नी है, जो एम की क्या है, पत्नी। तो एच एक्स की इकलौती बेटी है और जो किसके लिए आया है, इस एक्स के लिए, जो एक्स क्या है, एम की पत्नी है। तो एम की पत्नी है, तो एक्स अगर एम की पत्नी है तो एम यहां पर क्या हो जाएगा, पति। एम यहां पर क्या हो जाएगा, पति। तो पहले स्टेटमेंट से क्या ये बता पा रहे हैं कि एम के कितने बच्चे हैं, एम के कितने बच्चे हैं, एम के कितने बच्चे हैं। तो पहला स्टेटमेंट आंसर दे पा रहा है क्या, एम के एक बेटी है ना, एक बेटी है। उसने पूछा है कुल बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे हैं, क्या एक ही बच्चा है, नहीं कह सकते, क्योंकि उसने ये तो कहा है कि ओनली डॉटर, इकलौती बेटी है। क्या बेटों के बारे में बात हुई है, इसके कोई बेटे भी तो हो सकते हैं, वो बात की जानकारी कहां है। तो पहला स्टेटमेंट इसका आंसर नहीं दे पा रहा है। ध्यान से समझना, डेटा सफिशिएंसी ऐसा टॉपिक है जो आपको ऊपर भी उठाएगा
और जो आपको आप समझ रहे हैं, क्योंकि इसमें लगता जो है वैसा होता नहीं, बहुत सोचना पड़ेगा। आपने इकलौती देखकर ठोक दिया आंसर ए। क्या आप देखो, इसने इकलौती बेटी कही है। बच्चे का मतलब क्या होता है? बेटा और बेटी दोनों, बेटा और बेटी दोनों। क्या यहाँ पर दोनों दे रखा है? उसने कहा इकलौती बेटी है, मतलब एम के एक बेटी है, बेटों के बारे में जानकारी नहीं है। तो कितने बच्चे हैं? तो पहला स्टेटमेंट देखो फर्स्ट, अब इसका ऑप्शन देखना क्या है। फर्स्ट अकेला पर्याप्त थे, जबकि दूसरा अकेला पर्याप्त नहीं है। दूसरा ऑप्शन सेकंड अकेला पर्याप्त थे, जबकि फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है। तीसरा ऑप्शन या तो फर्स्ट या दूसरा पर्याप्त है। चौथा ऑप्शन न तो फर्स्ट न ही सेकंड पर्याप्त थे। और पांचवा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर पर्याप्त थे। तो फर्स्ट से तो आंसर नहीं आ पा रहा है, फर्स्ट से तो आंसर नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि यहां पर एम की बेटी के बारे में तो जानकारी है, बट बेटों के बारे में जानकारी नहीं है। तो पहला तो इसका आंसर नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डज, चिल्ड्रन आया है, चाइल्ड आया है, तो चाइल्ड के अंदर दोनों आते हैं, बेटे और बेटी। दूसरा दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है के और जे एम के भाई है। तो के, ये के और जे एम के क्या है? भाई है। इससे क्या पता चलेगा? इससे तो कोई पता चल ही नहीं रहा है। वो कह रहा है प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि एम के कितने बच्चे हैं, एम के कितने बच्चे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट कहां बता पा रहा है एम के कितने बच्चे? एम के तो यहां से कोई पता नहीं चल रहा है अपने को, एम का कोई बच्चा नहीं दिख रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे भी आंसर नहीं दे सकता। अकेला पर्याप्त है, कहां पर्याप्त है? अब इन दोनों को अगर मिला दें, दोनों को अगर मिला दें तब भी आंसर आ रहा है क्या? तब भी आंसर पता नहीं चल रहा है। अगर मैं इसको मिला भी दूं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं, तो एम के दोनों भाई भले आ जाएंगे, के और जे, लेकिन यहां पर कितने बच्चे हैं उनकी जानकारी नहीं आ पाएगी। तो दोनों को मिलाने पर, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाने पर भी आंसर नहीं आ रहा है। और या तो फर्स्ट या सेकंड दोनों से आंसर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आंसर किसी से भी नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा? न तो फर्स्ट न ही सेकंड पर्याप्त है, न तो फर्स्ट न ही सेकंड पर्याप्त है। अब बताओ क्या समझ में आया क्या? फटाफट से कमेंट करोगे आप सभी। क्या आपको डेटा सफिशिएंसी का पहला प्रश्न समझ में आया क्या? ऐसे ही क्वेश्चन अपने को करने हैं, ऐसे ही ऑप्शंस को अपने को समझने हैं। आप समझिए 5 के 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, और ऐसे ही हर एक स्टेटमेंट को लेके चलना पड़ेगा। जल्दबाजी करोगे तो गलती होने की संभावना है। आगे ऐसे ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे, दिखने में बड़े इजी हैं, बट हो सकता है कि उसको देखते ही आप करने की कोशिश करो, कुछ समस्या आ जाए। आप बताओ क्या डी सही समझ में आया? क्योंकि आप समझें टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन नहीं बता पा रहे। चलिए ये इंग्लिश, ये आपके सामने इंग्लिश, ठीक है, आपके सामने इंग्लिश भी लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल इंग्लिश भी लगा देंगे। फटाफट से क्लास को लाइक कर दो अगर अच्छी लग रही है। अच्छा, अगर पहला क्वेश्चन अच्छा लगा हो, टॉपिक अगर आपको, नाम अच्छा लगा हो। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स से मुझे लाइव क्लास में रिक्वेस्ट करी थी, सर आप एक बार लेके आना, है ना, डेटा सफिशिएंसी का लेके आना। अरे नीतू सिंह जी, मैं कह रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, बेटी भी तो है। तो कुल बच्चे पूछे इसने, हाउ मेनी, आप देखें हाउ मेनी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन का मतलब बेटे और बेटी दोनों की बात कर रहा है। उसने ये कहा है कि इकलौती बेटी है, बेटों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, बेटों के बारे में यहां पर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर बेटे के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना, वो कहता है इकलौती संतान है। अगर यहां पर समझिएगा, है ना, अगर वो ओनली, है ना, ओनली डॉटर की जगह इकलौती संतान कहता, है ना, तो काम हो जाता। अगर वो कहता, यहां पर क्या होता, यहां होता इकलौती बेटी की जगह क्या होता, इकलौती संतान, क्या होता, संतान। तो फिर आपका पहला फॉलो कर जाता। इकलौती संतान का मतलब बेटा हो या बेटी, एक ही संतान है। पर जैसे उसने कहा बेटी है, क्या है, बेटी है, मतलब बेटों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, और बच्चों में दोनों ही आते हैं ना। इकलौती बेटी है तो बेटे भले 5 और बेटी एक ही हो, तब भी इकलौती बेटी कहलाएगी। वो तो 5 बच्चों को क्या करेंगे फिर, 5 बेटे और हो और एक ही बेटी हो, तब भी उसको इकलौती बेटी ही कहेंगे ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? चलते अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर, है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ, ओनली चाइल्ड लिखा होता तो काम हो जाता, ओनली चाइल्ड में। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सुंदर सा प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आने वाला है। पहले मैं आपको इसको एक बार हिंदी में दिखा देता हूँ, हिंदी में पढ़ लीजिए, क्योंकि दोनों स्टूडेंट्स हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों पर यहाँ पर है, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं दोनों तरीके से आपको बताऊं। तो लेट्स बिगिन, शुरुआत करेंगे, प्रश्न को समझेंगे पहले और फिर आंसर देंगे। प्रश्न वैसा ही है, आपको प्रश्न दे रखा है, और प्रश्न किस प्रकार का दे रखा है यहाँ पर, प्रश्न प्रश्न है कंपनी की कुल बिक्री कितनी रही, कंपनी की कुल बिक्री कितनी रही। मैं नीतू सिंह जी, क्या समझ में नहीं आ रहा है? आपके अकॉर्डिंग आंसर ए होना चाहिए, आंसर ए होना चाहिए। चलो एक बात बताओ मुझे, एक बात मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूं कोई एक व्यक्ति है, मान लीजिए, है ना,
मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से एक बार। मैं कहता हूँ मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ये है ना, इसके एक बेटी है और 5 बेटे हैं, 5 बेटे। अब बताओ इसे कितने चाइल्ड है, इसके कितने चाइल्ड है, इसके कितने चाइल्ड है, कितने चाइल्ड है इसके? आप क्या उत्तर दोगे? सर इसके कुल 6 चाइल्ड है। कितने हैं? 6 बच्चे हैं। ठीक है, तो कुल बच्चे आप कब बता पाए? जब बेटी और बेटे दोनों दिए गए, जब बेटी और बेटे दोनों दिए गए। अब मैं इंफॉर्मेशन हटा दूं यहां से 5 वाली, और कहूं कि इस आदमी में केवल एक बेटी है, तो बताओ उसे कितने बच्चे हैं? मैं कहता हूं खाली एक इकलौती बेटी है, इकलौती बेटी है, और बेटे के बारे में कोई बात नहीं करेगी, तो बताओ कितने बच्चे? तो अपन थोड़ी कह सकते हैं बच्चे कितने, बच्चे पता ही नहीं अपने को, बेटे पता ही नहीं है यहाँ पर। समझ रहे हैं आप, है ना? चलो ठीक है। हाँ, और अगर मैं अब 5 को हटा दिया मैंने, अब 5 बेटों को हटा दिया मैंने, अब बताओ कितने बच्चे? तो एक बेटी एक बच्चा थोड़ी कहेंगे, वो तो कहीं बेटी है, तो बेटों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना। समझ में आ गई बात? चलिए, उम्मीद है समझ में आ गई होगी। आइए, चलिए इस प्रश्न में फिर कह रहा हूं, डेटा सफिशिएंसी के प्रश्न बड़े ध्यान से करने पड़ेंगे। इसमें आप देखना, जितने भी मैं यहाँ पर इससे पहले 3 टॉपिक में करा चुका हूं, तीनों टॉपिक में लगभग सभी के आंसर सेम आते थे, सभी के आंसर सेम। यहां पर इस टॉपिक में सबके आंसर अलग अलग आते हैं। किसी के ए, किसी के बी, किसी के सी, किसी के डी, किसी के ई आएगा, ये तय बात है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ता है। प्रश्न बड़ा आसान है, प्रश्न बड़ा आसान है। क्या पूछा उसने? पूछा क्या है? कंपनी की कुल बिक्री कितनी है, कंपनी की कुल बिक्री कितनी है ना? चलो आ जाओ, कंपनी की कुल बिक्री कितनी है? कंपनी की, फिर आप थोड़ा सा दिमाग में वाइड सोचना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत वाइड सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? देखना, कंपनी की कुल बिक्री कितनी रही? पहला कथन ये निकालना, ये प्रश्न इसका उत्तर बताना। पहला कथन पढ़ो, पहला ये पढ़ेंगे। कंपनी ने उत्पाद ए की 8000 इकाइयां बेची, जिनमें से प्रत्येक की लागत 25 रुपए। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब कंपनी ने उत्पाद ए की 8000 इकाई बेची, तो टोटल सेल निकालना चाहे, कुल बिक्री, पहले स्टेटमेंट से कुल बिक्री निकालना चाहे, है ना? कुल बिक्री किसकी? प्रोडक्ट ए की, क्योंकि प्रोडक्ट ए ही बेचा ना, प्रोडक्ट ए ही बेचा है ना, प्रोडक्ट ए ही बेचा है। ठीक है, तो कुल बिक्री कितनी, कितने पीस बेचे हैं? 8000 पीस बेचे हैं, 8000 पीस बेचे हैं, और एक पीस की कीमत कितनी है? 25, 25 8 200 और 3 जीरो, 2 लाख रुपए की सेल करिए, 2 लाख रुपए की बिक्री करिए प्रोडक्ट ए की, प्रोडक्ट ए की। अब बताओ ये क्या पूछ रहा है? कुल बिक्री। क्या ये कुल बिक्री है? क्या कहीं पर यह कहा गया है कि कंपनी में केवल प्रोडक्ट ए ही बनता है? कंपनी में प्रोडक्ट और भी हो सकते हैं। कंपनी की कुल बिक्री, मान लीजिए, है ना, एक पार्ले बिस्कुट वाली कंपनी है, पार्ले, पार्ले नाम सुना होगा आपने। अब मैं कहूं कि पार्ले बिस्कुट है, पार्ले, है ना, तो ये पार्ले बिस्कुट जो है पार्ले जी भी बनाता है और क्रैक जैक भी बनाता है, मान लीजिए, और ये पार्ले कंपनी के अंतर्गत आती है। अब मैं आपसे कहूं पार्ले कंपनी ने 5-10 रुपए वाले 50 पैकेट बेच दिए, तो कंपनी की कुल सेल बताओ। तो कंपनी की कुल सेल के लिए मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि क्रैक जैक ने कितने बेचे। ये तो पार्ले की सेल आई है, तो ये 2 लाख रुपए जो सेल आई है वो उत्पाद ए की आई है। लेकिन मुझे इस स्टेटमेंट, केवल इस स्टेटमेंट के अंदर ये नहीं कहा है कि और कोई उत्पाद है या नहीं है, तो केवल अकेला इसका आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि इसके अलावा भी तो उत्पाद हो सकते हैं ना। कंपनी केवल एक ही उत्पाद बना रही है, ये बात कहां लिखी हुई है? तो पहला स्टेटमेंट अकेला इसका आंसर नहीं दे सकता। ध्यान देखना, आंसर लगाना कैसे, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो कंपनी ए ने, तो पहले स्टेटमेंट से कंपनी ए के उत्पाद की कुल बिक्री, ए के उत्पाद की कुल बिक्री जो है वो कितनी है? 2 लाख रुपए। तो क्या कंपनी की कुल बिक्री है क्या? नहीं, वो उत्पाद ए की कुल बिक्री है। ऑप्शन नंबर सेकंड या कथन सेकंड पढ़ना, इस कंपनी के पास कोई अन्य उत्पाद श्रृंखला नहीं है। दूसरा जैसे ही पढ़ा, तो क्या दूसरा अकेला बता पा रहा है क्या? दूसरा अकेला तो नहीं बता सकता। इस कंपनी के पास, दूसरा अकेला पढ़े अपन, इस कंपनी के पास कोई अन्य उत्पाद की श्रृंखला नहीं है। इसका मतलब अब अगर उत्पाद की, इसके सेकंड तो अपने को ये बता ही नहीं रहा है बिक्री कितनी है, तो अकेला सेकंड तो वैसे भी आंसर नहीं दे सकता। तो अकेला, मैं पहले ऑप्शन काट रहा हूं, तो फर्स्ट अकेला पर्याप्त है, गलत। सेकंड अकेला पर्याप्त है, गलत। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और, 4 ही ऑप्शन लिखे, एक ऑप्शन और है ना, एक ऑप्शन और है भाई, फर्स्ट तथा सेकंड, 5 ऑप्शन लिखेंगे हमेशा, दोनों पर्याप्त। ये ऑप्शन है इसके अंदर, है ना, टाइपिंग रह गई शायद, है ना, फर्स्ट सेकंड, हाँ ठीक है, एक और ऑप्शन है ना, 5वां ऑप्शन है भाई इसके अंदर, है ना। अब देखो, अब अपन फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा अकेले से, सेकंड अकेले से आंसर नहीं आ रहा है, अब इन दोनों को मिक्स करते हैं।
अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, और मिक्स जैसे ही करेंगे तो उत्पाद ए की बिक्री कितनी है, 2 लाख रुपए। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ए के अलावा कोई उत्पाद है ही नहीं, उस कंपनी में केवल उत्पादी ओनली कौन है, ए। उस कंपनी में केवल उत्पादी कौन है, ओनली ए। तो इसका मतलब जो कुल बिक्री होगी वो डिपेंड किस पे करेगी, ए पर। ए के अलावा कोई उत्पाद नहीं है, तो कंपनी के अंदर एक ही उत्पाद बनता है, और कौन सा बनता है, ए, जिसकी बिक्री कितनी है, 2 लाख। तो पहला स्टेटमेंट ये बता रहा है कि ए की बिक्री है 2 लाख, और दूसरा बता रहा है कि केवल एक ही है। तो इस आधार पे अपन ये बता सकते हैं कि दोनों को मिलाते हैं तो कंपनी की अपन बता सकते हैं, इसलिए मैंने यहां पर लिखा फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है। आई बात समझ में? हाँ, कोई बात नहीं, मैंने ऑप्शन लिख दिया, टाइपिंग में रह गया था। आप एक यकीन मानिए आपके पास एग्जाम में 4 ही होंगे, पर अपन यहाँ पर 5 लेके चल रहे हैं ना। अगर कोई मिसिंग है तो आप मान के चलिए कि वहां पर टाइपिंग रह गया है ना, मैं लिख दूंगा, अगले में नहीं होगा तो ठीक है। आया समझ में? सर फिफ्थ ऑप्शन होगा। क्लियर है यहाँ पर? क्लियर है क्या? बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सब लोग क्लास सबको लेनी, जहां जहां रीजनिंग जिसके आनी है, प्रद्युमन साके सबको लेनी है क्लास, रीजनिंग तो हर जगह आती है। ये रही इंग्लिश वर्जन, इसका इंग्लिश वर्जन भी लगा देता हूं भैया ना, इंग्लिश वर्जन भी है। सी क्यों नहीं हो सकता है, सी आंसर आगे प्रश्न समझा रहा हूं, सी आंसर कब होगा, सी आंसर कब होगा आगे भी आ रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है अगला प्रश्न? ठीक है, लेट्स बिगिन नेक्स्ट वन, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, मजा आ जाएगा, बने रहना अंतिम क्लास तक। चलिए, अगला प्रश्न आ चुका है ना। तो 5 ऑप्शन है यहाँ पर, एग्जाम में 4 ही होंगे, बस ध्यान रखना, यहां मैंने 5 लिए ताकि सब समझ में आ जाए। नहीं, एज्यूम नहीं करना है रिचा, एज्यूम नहीं कर सकते, जो है उसी में लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट आंसर बताओ, प्रश्न आ चुका है। प्रश्न क्या कह रहा है कि मार्च 2006 का आखिरी रविवार किस तारीख को पड़ा? देखो कितना शानदार प्रश्न है। चलिए बताइए, मैं हट चुका हूं स्क्रीन से, प्रश्न आपके लिए। चलिए, मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। ये लाइक थोड़ी बहुत इंग्लिश सबको आती है, इंग्लिश तो क्वालिफाइंग इन नेचर, आप सबको एग्जाम में देना है इंग्लिश का, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है ताकि दोनों का काम हो जाए। चलिए, आ चुका है आपके सामने प्रश्न, ये इंग्लिश में लगा दिया मैंने, फटाफट सोल्व करेंगे, देखेंगे क्या प्रश्न बन सकता है, क्या उत्तर बन सकता है। प्रश्न कह रहा है क्या, द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट? मार्च 2006 का अंतिम रविवार किस दिनांक को आएगा, इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन देखो, किसने डी दिया है, किसने सी दिया है, किसने ई दिया है। मैंने कहा ना अलग अलग आंसर आते हैं इसमें, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति सोचता है, बट अपने को सोचने का तरीका वही रखना है। चलिए, दोनों स्टेटमेंट पर्याप्त है, देखते हैं। मैं फिर कह रहा हूं इसमें आप कंफ्यूज होंगे, है ना, इसकी प्रैक्टिस है, इसलिए मैं 2 घंटे क्लास इसलिए लिए इसकी। देखते हैं प्रश्न का उत्तर, देखो क्या है प्रश्न, क्या कह रहा है। ऑन द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट? कौन सी दिनांक को मार्च 2006 में रविवार होगा? इस प्रश्न का उत्तर देना है, कौन सी दिनांक को। ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में देख लेता हूं, कौन से दिनांक को। ठीक है, अब देखना, मार्च 2006 का, 2006 मार्च महीने में कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 31 दिन होंगे। कितने होंगे, 31 दिन। ठीक है, यानी 31 दिन होंगे मार्च में, वो 2006 में हो, 2005 में हो, वो किसी भी साल में हो जाए, मार्च है, मार्च 31 दिनों का महीना होता है। अब अपने को यह बताना है क्या, कि मार्च 2006 का आखिरी रविवार किस दिन को पड़ा होगा। अब उसके लिए पहला प्रश्न देखना, पहला स्टेटमेंट देखना क्या कह रहा है। मैं पहले से सोल्व करके देखता हूं क्या आंसर आ सकता है। क्या उस महीने का पहला रविवार 5 तारीख को पड़ा? उस महीने का पहला रविवार 5 तारीख को पड़ा। द फर्स्ट संडे ऑफ डेट मंथ फेल ऑन 5th, यानी पहला रविवार जो पड़ा है 5 को पड़ा है। तो स्टेटमेंट, पहला रविवार, पहला संडे कब आया है, 5 को। तो अगला संडे कब आएगा वापस, संडे 1, संडे 2 अगला कब आएगा, 7 दिन के अंतर पे आते हैं। आज तारीख 1 दिसंबर है और शुक्रवार है, तो 8 दिसंबर को वापस शुक्रवार होगा। हर 7 दिन में रिपीट करता है, तो 5 और 7 12 तारीख को संडे होगा। फिर वापस आप देखोगे तो 12 और 7 19 तारीख को संडे होगा, और S4 वापस 26 तारीख को संडे होगा, यानी आखिरी संडे जो होगा वो 26 तारीख को होगा। स्टेटमेंट 1 आंसर दे पा रहा है।
स्टेटमेंट वन आंसर दे पा रहा है, स्टेटमेंट वन आंसर दे पा रहा है। समझ में आ गई बात? तो पहले से आंसर आ रहा है, दूसरे की ओर चलते हैं और दूसरे स्टेटमेंट से देखते हैं क्या आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं पहले को पढ़ चुका हूं, अब उसको नहीं पढ़ूंगा, अब दूसरे को पढ़ूंगा। देखो, उस महीने का आखिरी दिन शुक्रवार था। द लास्ट डे ऑफ डेट मंथ वॉज फ्राइडे। उस महीने का आखिरी दिन शुक्रवार था और अपन जानते आखिरी दिन कौन सा होगा, 31 मार्च। आखिरी दिन कौन होगा, 31 मार्च। और ये क्या है, शुक्रवार। ये क्या है, शुक्रवार, क्योंकि मार्च का महीना है तो अपन जानते हैं 31 मार्च लास्ट होगी। तो इससे पहले वाले दिन गुरुवार, इससे पहले वाले दिन बुधवार, उससे पहले वाले दिन मंगलवार, फिर सोमवार और ये। तो रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, 5 दिन। तो इससे 5 अगर माइनस कर दें, इससे 5 अगर माइनस कर दें, यहां से अगर 5 अपन बैक कर दें, 5 अगर बैक कर दें, डेफिनेटली 5 दिन अगर पीछे चले जाएं तो 5 दिन पहले डेफिनेटली कौन सी तारीख होगी, 26 मार्च होगा। और 5 दिन पहले यकीनन कौन सा होगा, रविवार होगा। कौन सा होगा, रविवार होगा। इस रविवार छोटा आता है वी, रविवार होगा। तो इसका मतलब पहला स्टेटमेंट भी आंसर दे पा रहा है कि 26 तारीख को रविवार होगा। दूसरा स्टेटमेंट भी आंसर दे पा रहा है, दूसरा स्टेटमेंट भी आंसर दे पा रहा है। तो पहले से भी आंसर आ रहा है, दूसरे से भी आंसर आ रहा है, मतलब दोनों ही पर्याप्त है, दोनों ही पर्याप्त है। या तो एक दे दो तब भी आंसर आ जाएगा, या दूसरा दे दो तो भी आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब या तो फर्स्ट पर्याप्त है या सेकंड पर्याप्त है। पहला ऑप्शन नहीं होगा। पहला कब होता है, जब पहला पर्याप्त हो दूसरा पर्याप्त ना हो। दूसरा कब होता है, जब पहला पर्याप्त न हो दूसरा पर्याप्त हो। सी कब होता है, दोनों में से कोई एक पर्याप्त हो, या तो पहला पर्याप्त हो या दूसरा पर्याप्त हो, दोनों में से किसी एक, दोनों से आंसर आ रहा है, एक से अलग आ रहा है, बी से भी अलग आ रहा है, अलग अलग, तो सी। दोनों को मिलाकर भी नहीं आए तो डी, और दोनों को मिलाकर आ जाए तो ई। क्लियर है क्या? अब बताओ हाँ या ना, आ गया समझ में? आ गया समझ में? दोनों से ही अलग, दोनों को अलग अलग सोल्व करने पर अलग अलग आंसर आ रहा है। डेट्स वाई द आंसर वुड बी 200। ऑप्शन नंबर क्या है, सी। आया समझ में? शानदार जानदार सीरीज चल रही है। फटाफट जोड़ो सबको, लाइक कर दो, क्लास को लाइक नहीं करा आपने, फटाफट से 141 142 फटाफट 200 प्लस पहुंचाओ। आ जाओ अगले क्वेश्चन क्यों चलते। मजा आ रहा नहीं आ रहा, बताओ। देखिए मजा आ रहा नहीं आ रहा, ऐसे क्वेश्चन शायद आपने पहली बार आपने देख रहे होंगे, सीरीज कर रहे होंगे। चलिए आप देखिए यहां पर आ चुका है अगला प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग का आ चुका है, कोडिंग डिकोडिंग का आ चुका है। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर चाइनीज कोडिंग आ चुकी है आपकी। देखिए क्या लगता है, चाइनीज कोडिंग ये आपने सोल्व करी होगी जीवन में कभी न कभी तो। चलिए प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, किसी भाषा में स्काई का कोड क्या होगा। कुड भाषा में स्काई का कोड क्या है, कुड का मतलब कोड क्या है। यहां पर पहला कह रहा है कि स्काई इज क्लियर को लिखते हैं डेरा फा, और दूसरा ले रहा है मेक इट क्लियर को लिखते हैं डेगा जो। क्या लगता है स्काई का कोड क्या लगता है? ठीक है, लेट्स इन इंग्लिश, इंग्लिश को भी दिखा देता हूं। चलिए इंग्लिश भी दिखा दिया मैंने आपके सामने। आ जाइए, चलिए देखते हैं आंसर, देखते हैं आंसर, देखते हैं। नेट स्लो चल रहा है, डेटा की स्पीड हो सकता है डेटा खत्म हो गया हो। आप एक काम करिए, अभी का जो डेटा है आपका वो केवल आपको EMRS पर क्लास लेने के लिए बचा के रखना है, बाकी सारी गतिविधि आपको बंद कर देनी है। नेट इंटरनेट का उपयोग जो सोशल मीडिया पर आप करते हो उसको बंद कर दो, नेट बचा हुआ रहेगा। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं, देखते हैं क्या है। देखो, व्हाट इज द कोड फॉर स्काई इन दैट कोड लैंग्वेज। स्काई का कोड अपने को बताना है, इस स्काई का कोड अपने को बताना है। एक बात ध्यान रखना, क्या कि ये है चाइनीज कोडिंग। ये क्या है, चाइनीज कोडिंग है। अब चाइनीज कोडिंग को सोल्व कैसे करते हैं, क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्काई का कोड बताना है। या तो पहले से बता दो या दूसरे से, या दोनों को मिलाकर बताओ। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते देखें कैसे होगा। पहला देखिए, इन दैट कोड लैंग्वेज स्काई इज क्लियर, स्काई इज क्लियर। आगे कोडिंग डिकोडिंग का भी एक दिन टॉपिक लूंगा मैं, उसमें भी आपको चाइनीज कोडिंग का प्रश्न करा दूंगा, उसमें पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कैसे निकालते हैं, या सिंपल समझा देता हूं। स्काई इज क्लियर में लिखते हैं किसको, स्काई इज क्लियर को लिखते हैं DERAFA, बट इसमें तीनों साथ में, स्काई भी साथ में, इज भी साथ में, क्लियर भी साथ में, तो वहां पर अपन कॉमन बता ही नहीं सकते ना कि स्काई का क्या है और उसका क्या है। तो अकेला फर्स्ट तो आंसर नहीं दे पा रहा है, इसमें हिंदी इंग्लिश का विशेष फर्क नहीं पड़ता है। स्काई इज क्लियर को लिखते हैं डेराफा, ये है हिंदी बस, है ना। चलो तो यहां पर आपने ये लो हिंदी वाला देख लो यार, है ना। तो स्काई इज क्लियर, स्काई इज क्लियर को क्या कर रहे हैं, स्काई इज क्लियर, तो डेराफा, तो इसमें स्काई का कौन है,
स्काई का डीई है या आरए है या एफ है, तो तय नहीं कर पा रहे हैं स्काई का कोड, तो स्टेटमेंट फर्स्ट अकेला तो आंसर नहीं दे पा रहा है, तो पहला तो आंसर नहीं आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट पर्याप्त नहीं है अकेला। दूसरा देखो, उसी भाषा में मेक इट क्लियर को क्या लिखते हैं, मेक इट क्लियर को क्या लिखते हैं, अपने को कोड किसका चाहिए, स्काई का, अपने को कोड स्काई का चाहिए, और दूसरे वाले में तो स्काई का नामो निशान ही नहीं है, दूसरे वाले में स्काई का नामो निशान ही नहीं है, तो यहां पर तो मामला स्काई का वैसे कोड, दूसरे से तो कोड आ ही नहीं सकता, केवल अकेले दूसरे से। मैं पहले फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करता हूं, क्या उससे आंसर बैठता है क्या, हर बार ऐसे ही करते हैं अपन। फिर दोनों को मिलाकर देखते हैं क्या दोनों से मिलाकर बैठ रहा है क्या, अगर दोनों से मिलाकर बैठ जाए तो ऑप्शन नंबर ई कि फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त है, और दोनों को मिलाने के बाद भी आंसर नहीं बैठे तो न तो फर्स्ट पर्याप्त है, नहीं सेकंड पर्याप्त है। तो यहां आ जाओ, तो दोनों को मिलाते हैं। अब दोनों को मिलाने का मतलब इस कोडिंग के अंदर, चाइनीज कोडिंग के अंदर जिसका पूछा है वो कॉमन होना चाहिए या उसके अलावा सारे कॉमन होने चाहिए। तो यहां पर क्या है, स्काई इज क्लियर, और यहां पर क्या है, मेक इट क्लियर। तो दोनों में कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है, इसमें केवल क्लियर कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, क्लियर। अगर इधर क्लियर कॉमन है तो इन दोनों में कोई एक चीज कॉमन होगी, तो कौन कॉमन आ रहा है, यहां पर ये डीई कॉमन आ रहा है, ये डीई कॉमन आ रहा है। तो यहां से अपन ये बता सकते हैं कि क्लियर का कोड जो है वो डीई है, क्लियर का कोड डी ही है। अपने से किसका पूछा है, अपने से पूछा है स्काई का, अपने से पूछा है स्काई का, पर स्काई का तो दो बढ़ जाते हैं, स्काई और इज, तो स्काई और इज, तो स्काई का कोड यहां पर या तो आर ए होगा या क्या होगा, आर ए होगा या क्या होगा, एफ ए होगा। तो स्टेटमेंट से, इन दोनों स्टेटमेंट से हम फाइनल कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि स्काई के लिए ये क्लियर तो खत्म हो गया, मान लो इस क्लियर को भूल जाओ, ये क्लियर खत्म हो गया, क्लियर का तो निकाल दिया अपन इन दोनों को मिला के। अब स्काई का कैसे बताऊं, स्काई में स्काई भी बचा हुआ है, इस भी बचा हुआ है, इन दोनों के लिए आर ए एफ ए बचे हुए, तो दोनों में से कोई एक होगा। तो कंफर्मली आंसर नहीं आ पा रहा है, दोनों को मिलाने पर भी कंफर्म आंसर नहीं आ पा रहा है। दैट्स व्हाई आंसर क्या देंगे, न तो फर्स्ट पर्याप्त है न ही सेकंड पर्याप्त है, न तो फर्स्ट पर्याप्त है न ही सेकंड पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर जाएगा डी, ऑप्शन नंबर जाएगा डी। अब बताओ डी सही है या नहीं। डी क्यों सही है, क्योंकि आंसर आ कहाँ रहा है, स्काई का कोड बता कैसे पा रहे, बता ही नहीं पा रहे स्काई का कोड, तो क्योंकि स्काई के दो ऑप्शन बन रहे हैं। हाँ या ना, हाँ या ना, बताओ बताओ बताओ। क्लियर है भाई, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है चलिए आगे चलिए। टेस्ट सीरीज के बारे में सारी जानकारी आपको पहले ही मिल चुकी है, फिर से बता देता हूं कि आप सभी अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज, कल किसी ने कमेंट में भी ऑफलाइन क्लास अपलोड होने के बाद में किसी ने कमेंट में पूछा था कि सर टेस्ट सीरीज कैसे लें। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको टारगेट अभी है ना, जो हमारी मोबाइल ऐप है, प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर पे जाना है, ये देखो आप प्ले स्टोर पे जाना है, आपको इस इंटरफेस के साथ हमारी टारगेट अभी की ऐप दिखेगी, उस ऐप को आप इंस्टॉल करें। उसके अंदर आपको मिल जाएगा क्या, ऐप मिल जाएगा, और उसके अंदर आपको सीरीज, टेस्ट सीरीज जो भी जिस एग्जाम के लिए आप लेना चाहें सारी अवेलेबल है, वहां जाके आप देखें, और बहुत नॉमिनल चार्जेस, बहुत कम चार्जेस में आपको अवेलेबल कराई गई है। तो मैं आप सभी से चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि आपको तैयारी को आपको इवेल्युएट करना है, क्योंकि अंतिम समय में, ये अंतिम समय चल रहा है और उसमें आपकी तैयारी को आकलन करना जरूरी है, तो जो कोई चाहे तो गूगल प्ले स्टोर पे आप जाके, हमारी एंड्रॉइड ऐप एंड्रॉइड पर भी अवेलेबल है, एप्पल भी ऐप स्टोर पे भी अवेलेबल है ना, दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिज़ाइन की गई है ऐप हमारी। तो आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, परचेस कर चुके हैं आप, अच्छी बात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए अगला क्वेश्चन आ चुका है, एक सुंदर सा जानदार शानदार भयंकर क्वेश्चन आ चुका है। चलिए मैं इंग्लिश में भी दिखा दूंगा, पहले हिंदी में प्रश्न पढ़िए क्या है। ये है ऑर्डर एंड रैंकिंग का, अगर थोड़ा सा भी पेपर लेवल का बनेगा तो यहां से प्रश्न बन सकता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग। वर्बल रीजनिंग के अंदर एक दिन अपन ये टॉपिक भी लेंगे, ऑर्डर एंड रैंकिंग के, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और उसमें एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारा जीवन क्लियर। एक कॉन्सेप्ट ऑर्डर एंड रैंकिंग का पढ़ेंगे अपन, और सारा जीवन टेंशन फ्री। लेट्स बिगिन। क्या है, बच्चों की एक पंक्ति में पी और क्यू के बीच कितने बच्चे हैं, ये अपने को बताना है ना। पहले बार हिंदी वाले स्टूडेंट इसको पढ़ ले, फिर थोड़ा सा इंग्लिश में भी इसको दिखाना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी जुड़े हुए हैं। देखिए, तो बच्चों की एक पंक्ति में, बच्चों की एक पंक्ति में
बच्चों की एक पंक्ति में पी और क्यू के बीच कितने स्टूडेंट्स से कितने बच्चे हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करिए। दोनों स्टेटमेंट आपके सामने, पी पंक्ति में बाईं ओर से 15वें स्थान पर है और दूसरा स्टेटमेंट क्यू बिल्कुल मध्य में है और उसके दाईं ओर 10 बच्चे हैं। क्या लगता है? देखो यहां पर, ठीक है, चलिए ये अपना इंग्लिश के अंदर प्रश्न संख्या है ना, ये 60 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है, इससे पहले अपन कर चुके हैं अगले। ओके, क्लास रोज देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा ऑर्डर रैंकिंग कब आया है ना। तो हर एक दिन नए टॉपिक, अलग अलग टॉपिक के साथ चर्चा करते हैं, तो उसका चर्चा जिस दिन चर्चा होगी बात बताएंगे। कल जो टॉपिक रहेगा वो सेलोजिज्म रहेगा, मैं आज बता देता हूँ। कल का टॉपिक रहेगा सेलोजिज्म। तो जिसको भी न्याय वाक्य सेलोक्स में दिक्कत है वो कल क्लास जरूर करें, सारी दिक्कतें जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी, ये वादा दावा है आपसे। चलिए आ जाइए, बात करते हैं इस प्रश्न की, देखते हैं प्रश्न क्या है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, यानी कोई एक पंक्ति है, उसके अंदर पी और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति है, कितने स्टूडेंट्स है, इस बात को अपने को बताना है। इसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी? कितने बच्चे हैं ये छोड़ो, कितने बच्चे हैं वो निकालने छोड़ो, आप तो बताओ कि इन दोनों से फर्स्ट से आंसर आ जाएगा, सेकंड से आएगा, दोनों को मिलाने पर आएगा, ये आंसर बताना। कितने हैं वो तो अपन ऑर्डर एंड रैंकिंग जब पढ़ेंगे तब ज्ञात कर लेंगे, फिलहाल इसको देखो। तो पढ़ते हैं क्या कह रहा है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन, एक बच्चों की पंक्ति है जिसमें पी और क्यू के बीच में कितने बच्चे हैं ये बताना है। लेट्स बिगिन करते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं। और पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? पी इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। और जब बच्चों की बात आ जाए पंक्ति की और उसमें उनका फेस दिया हुआ नहीं हो, तो बाय डिफॉल्ट आपको मानना है कि उनका फेस किधर है? नॉर्थ। उनका फेस किधर है? नॉर्थ। ठीक है, तो यही मान के चलेंगे अपन, यह 100% सत्य बात है। ऑर्डर एंड रैंकिंग के अंदर अपने को नॉर्थ मान के चलना है। सीटिंग अरेंजमेंट जब आएगा तब हो सकता है उसमें साउथ कहेगा, साउथ मानेंगे अपन, सीटिंग अरेंजमेंट भी एक दिन लेंगे। चलो, तो P इज 15th फ्रॉम द लेफ्ट इन अ रो। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि P जो है, पहला स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है, ये लेफ्ट एंड मान लेते हैं इसको। यहां से P जो है वो कौन से स्थान पर है? 15th स्थान पर है। और प्रश्न क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन P एंड Q। वो पूछ रहा है P और Q के बीच में कितने बच्चे हैं। और स्टेटमेंट फर्स्ट केवल बात कर रहा है किसकी? P की। Q का समावेश ही नहीं हुआ है, तो अकेला फर्स्ट तो आंसर नहीं दे पाएगा। फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट, तो फर्स्ट तो सफिशिएंट हो ही नहीं पा रहा क्योंकि Q की चर्चा ही नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा पढ़ते हैं। Q is exactly in the middle, अच्छा, and there are 10 children towards his right। Q जो है किसी रो के मिडिल में है। Q जो है, ये मान लीजिए रो यहीं कहीं है, तो Q क्या है? डेफिनेटली कंप्लीटली मिडिल में है। Q जो है वो कहाँ है? मिडिल में है। Q इज एग्जैक्टली इन द मिडिल एंड देयर आर 10 चिल्ड्रन टुवर्ड्स हिज राइट। और इसके इधर कितने स्टूडेंट्स है? यहाँ पर राइट मान लीजिए, तो यहाँ पर इसके राइट में कितने स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। एक बात मुझे बताइए, ये मिडिल में है, इसका मतलब रो के मिडिल में है, तो इसके इधर साइड में 10 है, तो उधर साइड भी कितने होंगे? 10। उधर साइड भी कितने होंगे? 10। तो डेफिनेटली जो लेफ्ट कॉर्नर होगा उधर भी कितने स्टूडेंट होंगे? 10। लेकिन फिर से एक सुंदर सी बात यहां पर यह है कि अपने को यह नहीं बताना है कितने स्टूडेंट है। अगर प्रश्न ये कहता कि इस पूरी रो में कितने स्टूडेंट है, तो आंसर अपना सेकंड से आ जाता कि 10 ये रे 20 और एक वो 21, आंसर आ जाता। बट यहां पर यह नहीं पूछा है कि कुल कितने हैं, उसने पूछा P और Q के बीच में कितने। तो सेकंड स्टेटमेंट केवल किसके बारे में बात कर रहा है? Q के बारे में बात कर रहा है। पहले के P के बारे में कोई इंफॉर्मेशन वो दे ही नहीं रहा है, जबकि आंसर क्या निकालना है? P और Q के बीच में कितने बच्चे। तो इसका मतलब यह है कि सेकंड स्टेटमेंट ओनली बात करता है किसके बारे में? Q के बारे में। तो सेकंड स्टेटमेंट अकेला भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा। सेकंड स्टेटमेंट अकेला इसका आंसर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? क्योंकि वो बात तो कर रहा है किसके बारे में? Q के बारे में। अपने को बताना है P और Q के बीच में। अब पहले से आंसर नहीं आया, ऐसे करते हैं प्रश्नों को। पहले से आंसर नहीं आया, जैसे मैंने किया कि पहले अलग सोल्व किया, आंसर नहीं दे पाया, दूसरे को अलग सोल्व किया, वो भी आंसर नहीं। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, अब इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं। तो जोड़ें तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि P लेफ्ट साइड से कौन से नंबर पर है? 15। और दूसरे स्टेटमेंट से क्या आया कि Q जो है उसके लेफ्ट साइड में 10 स्टूडेंट है, तो इसका मतलब ये लेफ्ट से 11वें स्थान पर एक नहीं है, ये लेफ्ट से 11वें स्थान पर एक नहीं है, क्योंकि 10-10 दोनों साइड है। तो इधर से गिनूंगा तब भी 11, उधर से गिनूंगा तब भी 11। तो अब दोनों को कंबाइन करता हूं, तो ये लेफ्ट पोजीशन मान लीजिए। तो यहां से P का स्थान जो था, यहां से P का स्थान जो है वो कौन से नंबर पर है? 15वां। स्टेटमेंट फर्स्ट। दूसरे स्टेटमेंट को करते हैं और उसमें Q कौन से नंबर पर आ रहा है? 10 तो इधर और 11वां, यानी यहां से Q कौन से नंबर पर आ रहा है?
यहां से मैं गिनूं यहां से, तो क्यू यहीं कहीं आ रहा होगा, और क्यू कौन से नंबर पर आ रहा है, 11। तो आप बताओ क्या इन दोनों के बीच में बच्चे बता सकते हैं कितने स्टूडेंट बैठे हैं? बिल्कुल, यहां पर क्यू कौन से नंबर पर है, 11, पी कौन से पे 15, तो इसके बीच में कौन सा नंबर होगा, 12, 13 और 14। तो इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट बैठे हुए हैं, 3 स्टूडेंट। 3 या 4 वो मैटर नहीं करता है, आप समझे, ये आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे ये नहीं पूछा कितने बच्चे हैं, आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो इन दोनों को मिलाने पर आंसर आ जाएगा, इन दोनों को मिलाने के बाद ही आएगा, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन ई, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, समझ में आ रही है बात? दोनों मिलाने के बाद आंसर आया इसलिए। तो 3 बच्चे 6 बच्चे वो छोड़ो, है ना। चलते अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न की ओर चलते। ओके, ये हिंदी वाला देख लो भाई, ये हिंदी वाला, ये हिंदी, बस अगले प्रश्न की ओर चलते चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ चुका है, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पहला वाला था ऑर्डर एंड रैंकिंग का, अब की बार वाला प्रश्न आ चुका है, अब की वाला प्रश्न आ चुका है सिटिंग अरेंजमेंट का। किसका आ चुका है, सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट अगेन अ टॉपिक है अपने पास, सिटिंग अरेंजमेंट अपने पास एक टॉपिक है भाई। 5 व्यक्ति, और सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे बहुत शानदार जानदार तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप गलत नहीं होने दूंगा सिटिंग अरेंजमेंट का। तो सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन जो है वो डेटा सफिशिएंसी में आया है, देखो तो बताओ आंसर क्या आएगा। मोहम्मद शाहिद, आपका कुछ भी नहीं छूटा है, आप निश्चिंत रहें। क्लास वापस अपलोड होगी यूट्यूब पर, क्लास खत्म होते ही अपलोड हो जाएगी, वापस देख लीजिएगा आप, है ना। ये हिंदी में ही है, हिंदी में ही तो है, प्रश्न हिंदी में ही है भैया ना, मैं हिंदी में ही सोल्व कराता हूँ। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तर की ओर मुख किए हुए 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी में से पी के ठीक दाएं कौन है? ठीक है, दाएं कौन है बाएं कौन है? चलो देखते हैं प्रश्न क्या है। मैं फिर कह रहा हूं, पहले जो भी प्रश्न होगा उसके लिए स्टेटमेंट फर्स्ट को पहले सॉल्व करेंगे, फिर स्टेटमेंट सेकंड को सॉल्व करेंगे, और फिर देखेंगे क्या मामला बन रहा है। ठीक है, 1 मिनट का समय मुझे दो, मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि साइमल्टेनियसली मैं इंग्लिश में भी बताऊं हिंदी में बताऊं, आप समझें, आप समझें थोड़ा सा, है ना। मैं दिखा दोनों दूंगा, दिखा दोनों दूंगा आपको, है ना। तो प्रश्न क्या है, उत्तर की ओर मुख किए हुए 5 व्यक्तियों, लेकिन कल की जो क्लास होगी सेलॉक्स वाली, है ना, वो दोनों में होगी, वो कल सेलॉक्स की क्लास होगी, है ना। समय जैसा भी होगा आपको मिल जाएगा, 4 या 5 बजे जो भी होगा। तो उत्तर की ओर मुख किए हुए 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी में से पी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? मैं एक बार इसको इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। हु इज टू द, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी अमंग 5 पर्सन पी क्यू आर एस टी फेसिंग नॉर्थ। यानी कि 5 लोग नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में मुख करके बैठे हैं, पी के जस्ट राइट में कौन बैठा है ये बताना है, पी के जस्ट राइट में कौन बैठा है ये बताना है। ठीक है, पी के जस्ट राइट में कौन बैठा है ये बताना है। अब देखते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है, मैं इसको इंग्लिश में दिखाना चलूंगा साथ में। अब पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ये देखो ये नॉर्थ देख रहे हैं, तो ये वाली साइड क्या बनेगी, राइट, या कौन सी बनेगी, दाया, दाई, और ये वाली साइड क्या बनेगी, लेफ्ट, या कौन सी बनेगी, बाई। ठीक है, चलो आ जाओ, जानते हो आप सभी नॉर्थ देखते हैं तो क्या होता है। अब देखो आर क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, यानी क्यू कहीं बैठा हुआ है, ये क्यू कहीं बैठा हुआ है, ये क्यू ऊपर देखा बैठा हुआ है, तो आर क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो ये क्यू बैठा हुआ है तो इसका तीसरा स्थान फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बाएं में है लेफ्ट में है तो इधर चलेंगे, तो यहां पर आर क्यू के बाएं तीसरे स्थान पर है, बिठा दिया है। फिर देखो अगला क्या कह रहा है ना, फिर अगला क्या कह रहा है, आर इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू हो गया, फिर कह रहा है पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ आर, पी आर के दाएं दूसरे स्थान पर है, पी आर के दाएं, आर बैठा हुआ है उसका दायां दूसरा लेना है, दायां किधर होगा, इधर, कौन सा, दूसरा, देखो पी आर के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये आर ये हो गया, इसका दायां दूसरा स्थान, तो पहला स्थान और दूसरा स्थान, तो ये आ गया पी, आ गया पी। तो अब प्रश्न क्या है कि उत्तर की पी के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो पी के दाएं कौन बैठा है, क्यू, आंसर आ रहा है।
पी के दाएं कौन बैठा है, क्यू। आंसर आ रहा है पहले से। दूसरा देखते हैं आंसर आता कि नहीं आता है। दूसरा क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, क्यू टी के निकटतम बाईं ओर है। Q इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। Q T के, ये T बैठा हुआ है यहां पर, और Q जो है वो T के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो T का इमीडिएट लेफ्ट तो उधर ही होगा, ऊपर देख रहे हैं लेफ्ट, तो Q T के निकटतम बाईं ओर है, जो P के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो P के दाएं दूसरे स्थान पर है, जो किसके लिए आया है, जो किसके लिए आया है, टी के लिए। हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ पी, और टी जो है वो सेकंड है। पी का क्या है, पी से दाएं स्थान पर है सेकंड पे। तो यहां पर देखो, जो पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो पी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, टी। तो पहले स्टेटमेंट में अपन बता पा रहे हैं कि पी के दाएं में कौन आ रहा है, क्यू। दूसरे स्टेटमेंट से भी बता पा रहे हैं कि पी के राइट में कौन आ रहा है, क्यू। पी के राइट में कौन आ रहा है, क्यू। प्रश्न क्या है, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, हु इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के ठीक दाएं कौन है। तो पहला भी आंसर दे रहा है, दूसरा भी आंसर दे रहा है, यानी पहले से भी आंसर आ जाएगा और दूसरे से भी आंसर आ जाएगा। इसका मतलब दोनों में से किसी एक की आवश्यकता है, या तो फर्स्ट पर्याप्त है या सेकंड पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप क्या कर रहे थे, ई क्यू बता रहे हो, ई क्यू बता रहे हो। प्रश्न तो पढ़ो, प्रश्न क्या है। अरे क्या इतनी देर मैंने कमेंट पे ध्यान नहीं दिया, आपने क्या क्या बता दिया है? कोई बात नहीं, आ गया आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी क्यों आया, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। चलिए 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 चलिए, तो ये अपना सिटिंग अरेंजमेंट का छोटा सा एक डेटा सफिशिएंसी में प्रश्न था। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल पूरे टॉपिक है, आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे इसी चैनल पर शानदार जानने तरीके से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने, और अगले प्रश्न का मैं आपको हिंदी में सुना दिखाऊंगा। प्रश्न अगला देखिए। अंजू वर्मा, क्वेश्चन टिक करने में गलती हो रही है सर, क्या करें। आप मुझे देखते रहें बस, सब काम हो जाएगा। तभी तो मैं आपको क्वेश्चन टिक करने तो सिखा रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व करना आप सभी को आता है। यहां पर डेटा सफिशिएंसी के अंदर क्वेश्चन टिक करना महत्वपूर्ण है ना जी, बिल्कुल। आप फॉलो करते रहे, देखते रहे, मैं बहुत सारे सवाल करूंगा, लास्ट तक क्लियर हो जाएगा। नहीं तो इस वीडियो को एक बार और देख लेना कैसे ऑप्शन को टिक करने। आ जाओ आ जाओ, क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है, इस शहर में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बात का उत्तर देना है, इस बात को बताना है। इस बात को बताना है कि इस शहर में कितने डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पहला पहला कह रहा है प्रति 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है। दूसरा कह रहा है यहाँ 16 वार्ड है और प्रत्येक वार्ड में जितने वार्ड है उतने ही डॉक्टर है। लेट्स बिगिन इन इंग्लिश। इंग्लिश में दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। इंग्लिश में बीबीएस में देख लीजिए क्या है। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन। क्या लगता है, डी। चलिए, तो यहां पर आ जाइए। प्रश्न क्या कह रहा है, इस शहर में कितने डॉक्टर है। उसके लिए हाउ मेनी डॉक्टर्स आर प्रैक्टिसिंग इन दिस टाउन, पहली बात क्या कहिए उसके लिए, देयर इज 1 डॉक्टर पर 700 रेजिडेंट, यानी 700 प्रति 700 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है। प्रति 700 व्यक्ति पर एक डॉक्टर है, पहला है ना। मैं इसको इंग्लिश में दिखा दूं, प्रति 700 निवासियों पर एक डॉक्टर है। तो निवासी कितने हैं, निवासी कितने हैं, निवासी भी तो नहीं पता है। प्रति 700 पर एक है। अगर 700 निवासी हुए तो एक डॉक्टर, 1400 हुए तो 2 डॉक्टर, 2100 हुए 3 डॉक्टर, 2800 हुए तो 4 डॉक्टर। तो प्रति 700 पर एक है, पर टोटल निवासी है कितने, टोटल निवासी दे ही नहीं रखे ना। अगर टोटल निवासी n दे रखे होते तो उसमें अपन 700 का भाग देते तो डॉक्टर की संख्या आ जाती। मैं आपसे कहता कि 4900 टोटल रेजिडेंट है और हर 700 पर एक है, तो आप कहते हैं हाँ सर 7 डॉक्टर है इस टाउन में। पर टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट, टोटल नंबर ऑफ निवासी नहीं दे रखे हैं, तो प्रति 700 पर एक डॉक्टर है, पर है कितने रेजिडेंट ये नहीं पता, तो पहला आंसर नहीं दे सकता, पहला आंसर नहीं आ सकता। समझ में आई बात, क्या क्या बात समझनी है। 1 डॉक्टर पर 700 रेजिडेंट, पर टोटल नंबर ऑफ रेजिडेंट नहीं पता है तो नहीं बता सकते। दूसरा, यहां 16 वार्ड है और प्रत्येक वार्ड में जितने वार्ड है उतने ही डॉक्टर है। यहां 16 वार्ड है, ठीक है, 16 वार्ड है और
प्रत्येक वार्ड में उतने ही डॉक्टर है जितने वार्ड है, तो प्रत्येक वार्ड कितने हैं 16, और हर एक में डॉक्टर कितने हैं जितने वार्ड है, तो वार्ड कितने हैं 16, मतलब हर एक वार्ड में 16 डॉक्टर है, तो 16 डॉक्टर 16 वार्डों में, मतलब हर एक में 16 16 है, तो 16 इंटू 16 256 डॉक्टर है, तो दूसरा आंसर दे पा रहा है। क्या लिखा है, देयर आर 16 वार्ड विथ ईच वार्ड हैविंग एज मेनी एज डॉक्टर एज द नंबर ऑफ वार्ड, जितने वार्ड है प्रत्येक वार्ड में उतने ही डॉक्टर है, तो एक वार्ड अगर है तो 16 डॉक्टर, 2 वार्ड है तो 32, 3 वार्ड है तो 48, 16 वार्ड है तो 16 इंटू 16 256 वार्ड, 256 वार्ड है। अब यहाँ पर किसी को प्रश्न में उसको वो करने में दिक्कत आ रही है, क्वेश्चन आंसर टिक करने में, एक बात को समझना, अब यहाँ पर आंसर आया किससे, क्या पहले से आंसर आया था, क्या पहले से आंसर नहीं आया, तो अकेला पर्याप्त है, नहीं है। क्या दूसरे से आंसर आ गया था, हाँ दूसरे से आंसर आ गया है, तो केवल दूसरे से ही आंसर आया था, कितना 16 इंटू 16 256, तो यहाँ पर क्या आंसर दोगे, ये केवल अकेला, सेकंड अकेला पर्याप्त है, जबकि फर्स्ट अकेला पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। इस प्रकार से इसको टिक करना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न फिर से आपके पास ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग का डेटा सफिशिएंसी का प्रश्न। चलिए सभी आंसर करेंगे, क्लास को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, क्लास को छोड़कर जाओगे तो समझ रहे हैं आप, प्रश्न पता नहीं कब कौन सा किधर से एग्जाम में आ जाए और अपने नुकसान हो जाए। चांदनी साहू ऐसा नहीं है, प्रैक्टिस का मतलब वो डॉक्टर दिया मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी डॉक्टर वहां पर है ना, बहुत ज्यादा अपने को इसमें दिमाग नहीं लगाना है ना, नंबर ऑफ डॉक्टर्स आप टेंशन फ्री रहे उसमें, है ना, डॉक्टर्स है मतलब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी वहां पर है, ठीक है। चलिए चलिए इसको इंग्लिश में भी दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए क्लास 6 बजे तक है, क्लास का समय 6 बजे तक का है, ठीक है, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी 1 घंटे में नहीं हो सकता, इसके लिए अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन कराने पड़ते हैं, समय लगता है। चलिए तो बताइए क्या आंसर बनेगा, प्रश्न देखिए, पहले मैं दोनों ही एक साथ कर लेंगे, ठीक है, दोनों ही एक साथ, हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ सॉल्व कर लेंगे। लेट्स बिगिन, क्या कहता है प्रश्न, देखते हैं प्रश्न कह रहा है क्या, उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए बच्चों की पंक्ति में कितने बच्चे हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द रो ऑफ चिल्ड्रन फेसिंग नॉर्थ, उत्तर दिशा की ओर मुख है वो कितने बच्चे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला विशाखा जो बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, आशीष के बाएं से 8वें स्थान पर है, जो दाएं से 12वें स्थान पर, बहुत मतलब घुमा रहा है, बहुत घुमा रहा है, पर आपको नहीं घूमना है ना, आ जाओ। तो विशाखा जो बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, आ जाओ, कहाँ है विशाखा, ये बायां छोर हो गया, लेफ्ट साइड हो गई, और यहां से विशाखा कौन से नंबर पर है, 5th। मैं आपको दिखा देता हूं इंग्लिश में भी क्या कह रहा है प्रश्न, विशाखा हु इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है, इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ आशीष हु इज 12th फ्रॉम द राइट हैंड, यानी विशाखा उधर से तो 5वें स्थान पर है, पर आशीष के लेफ्ट में वापस 8वें स्थान पर है, और आशीष स्वयं कौन से स्थान पर है, 12th फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो यहां पर विशाखा जो बाएं से, विशाखा 5वें स्थान पर है, जो आशीष के बाएं से 8वें स्थान पर है, ठीक है, पर और आशीष कौन से स्थान पर है, दाएं से 12वें स्थान पर है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं यहां पर ये विशाखा बना देते हैं इसको 5th पे, और राइट साइड से जो आशीष है, राइट साइड से जो आशीष है वो कौन से नंबर पर है, राइट साइड से जो आशीष है वो 12वें नंबर पर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, विशाखा और आशीष के बीच में कुछ बात और हो रखी है, विशाखा जो बाएं छोर से 5वें स्थान पर है, आशीष के बाएं से, अब देखो आशीष के बाएं से 8वें स्थान पर है,
तो आशीष कहाँ देख रहा है अभी? नॉर्थ। कहाँ देख रहा है? नॉर्थ। और उसके लेफ्ट साइड में 8वें नंबर पर है। तो 12 पे अगर आशीष है तो इसमें कितना ऐड करूंगा मैं? इसमें कितना ऐड करूं? प्लस 8th पोजीशन और ऐड करूं तो विशाखा का नंबर आ जाएगा ना, कि विशाखा राइट से 20वें नंबर पर है, क्योंकि आशीष 12वें नंबर पर है और उसके लेफ्ट 8वें पर और है। तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो इधर से 20वें पे कौन है? विशाखा। और प्रश्न क्या कह रहा है? कुल कितने स्टूडेंट हैं, कुल कितने बच्चे हैं? तो कुल बच्चे कितने? विशाखा की अपने को लेफ्ट से पोजीशन पता चल गई 5वीं, राइट से पोजीशन पता चल गई 20वीं, तो टोटल निकाल सकते हैं ना। फॉर्मूला क्या कहता है? किसी व्यक्ति की अगर अपने को लेफ्ट से पोजीशन पता है, उसकी राइट से ही पता है, तो टोटल निकालने का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग में समझा दूंगा, हालांकि आपको पता भी होगा। तो कैसे निकालते हैं? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट से रैंक कितनी है? 5, राइट से कितनी है? 20 माइनस 1, तो टोटल कितने बच्चे आ रहे हैं? 24। 24 स्टूडेंट है। तो पहला आपको आंसर दे पा रहा है, पहला आपको आंसर दे पा रहा है, पहला आपका आंसर दे पा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आंसर आ जाएगा, फर्स्ट से आंसर आ रहा है। दूसरे पे आ जाओ, दूसरा क्या कह रहा है? रोहित, हिंदी में, इंग्लिश में, रोहित इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ निशा हु इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड एंड 18th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो निशा के बारे में बात कर रही है कि निशा जो है वो 7th फ्रॉम द राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड है किधर से? 18th। तो इसमें रोहित का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहां पर कह रहा है, प्रश्न कहां चला गया? यहाँ यूं कह रहा है रोहित निशा के बाएं से 5वें स्थान पर है। अब निशा के बारे में जो दाएं छोर से 7वें और बाएं छोर से 18वें पे, तो यहां पर बाएं छोर से लेफ्ट से निशा कौन सा नंबर पर है? लेफ्ट से निशा नंबर पर है कौन सा? 18वां। कौन सा नंबर है? 18वां, 18वां। और वापस दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 7वां। यानी दाएं छोर से यहां पर तो कौन सा स्थान है दाएं छोर से? इसका 7वां। तो एक ही व्यक्ति की निशा की दोनों तरफ से पोजीशन पता है, रोहित का काम नहीं है यहाँ पर। तो 18 प्लस 7, मैंने कहा ना दोनों को जोड़कर -1 कर देते हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो 18 और 7 25 में से 1 गया 24। तो दूसरे ऑप्शन से भी, दूसरे वाले से भी क्या हो रहा है? आंसर आ रहा है। दूसरे वाले से भी, तो पहला भी आंसर दे रहा है। ध्यान से देना, जो आंसर बहुत लिख रहे हो ना, गलत हो जाएगा एग्जाम में, गलत हो जाएगा। अगर बहुत लिख रहे हो, बहुत का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई, है ना। बहुत नहीं आएगा, बहुत क्यों कह रहे हो? बहुत मत कहो मुझे, बहुत मत करो, आइदर कहो तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत का मतलब होता है दोनों का रिक्वायरमेंट। क्या दोनों का रिक्वायरमेंट है क्या? यहाँ पर दोनों का रिक्वायरमेंट नहीं है। ए से अलग आंसर आ रहा है, ए से अलग आंसर आ रहा है, बी से अलग आंसर, फर्स्ट से अलग आंसर आ रहा है, सेकंड से अलग। तो दोनों में से कोई एक होगा, काम चल जाएगा, है ना। दोनों में से कोई एक होगा, काम चल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा? या तो फर्स्ट या सेकंड। तो या तो फर्स्ट, इससे भी आंसर 24 आ रहा है, उससे भी आंसर 24 आ रहा है, एक से होगा, फिर ई दे रहे हो। मेरा इस क्लास को लेने का उद्देश्य केवल आपको ऑप्शन टिक करना सिखाना है। आप समझ रहे? प्रश्न आप सोल्व कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। बट क्वेश्चन में आंसर बहुत नहीं देना है, आइदर देना है, क्योंकि पहले से भी आंसर आ रहा है, दूसरे से भी आंसर आ रहा है। डेट्स वाई इसका मतलब दोनों में से किसी एक की रिक्वायरमेंट रहेगी, दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं देगी। यहाँ देखो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, आइदर फर्स्ट और सेकंड सफिशिएंट, यानी दोनों में से कोई एक सफिशिएंट होगा, दोनों की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। टाइम चेंज नहीं हुआ है, टाइम चेंज नहीं हुआ है आज किसी कारण से। मेरे से पहले सर की क्लास जो होती है, जीके वाले सर, वो आज नहीं आ पाए थे, तो 3 बजे हिंदी की क्लास हो गई, तो 4 बजे मैं आ गया। अब 1 घंटे का आपको ब्रेक देते तो आप क्या ही करते? तो आप, हो सकता है 1 घंटा आपका वेस्ट होता, इसलिए मैं 4 बजे आ गया, ताकि अपनी ये जो सीरीज चल रही है डेटा सफिशिएंसी के अधिकतम क्वेश्चन में करा सकूं, है ना। आज 4 बजे शुरू हो गए। बिल्कुल जो बाद में जुड़े हैं, आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये क्लास खत्म होते ही ये क्लास जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो जाती है। आप 1 घंटे का फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हो, लेकिन मैं वैसे ही बहुत थोड़ा सा स्पीड में बोलता हूँ, समझाता नहीं हूँ। एक चीज़ को मैं 4 बार समझाता हूँ, बट थोड़ा सा मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा है, तो वैसे आपको फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी करते हैं, सर आप बहुत जल्दी चलते हैं। अब कुछ यहाँ पर कमेंट कर रहे थे, सर जल्दी जल्दी चलिए, है ना। तो सबको एक साथ संतुष्ट करना किसी के लिए भी संभव नहीं है, तो जो मुझे बेस्ट लगता है वो मैं करता हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो वापस देख लो, स्लो मोशन में देख लो, क्योंकि अब एक सवाल को 5 बार रिपीट करेंगे तो फिर एक ही सवाल हो पाएगा। और ऑनलाइन क्लास का सबसे अच्छी सुंदर बात क्या है कि आपके पास रिकॉर्डेड है। ऑफलाइन में जो बीत गया सो बीत गया, यहाँ पर ऐसा नहीं है, जो बीत गया वो हमेशा आपके पास है ना। इसलिए चलते अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न चलेंगे।
कोई दिक्कत नहीं है। फैज मलिक, फैजा मलिक है ना, फिजा, ठीक है। आप वापस से, कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाना। आ जाना मतलब आपको वापस मिल जाएगी क्लास यूट्यूब पर, ये क्लास अपलोड हो जाएगी, क्लास नंबर 4, 1 घंटे देख लेना, इसमें से क्या दिक्कत है। चलिए, आ चुका है प्रश्न संख्या 64 फिर से आपके सामने। और ये देखो, ये कितना शानदार प्रश्न आया है। ये भी एक ऑर्डर रैंकिंग का है, पर दूसरे फ्लेवर के साथ है। फ्लेवर चेंज हो चुका है। हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रश्न दिखाएंगे आपको, ठीक है। चलो, प्रश्न पढ़िए क्या है। टी वी बी ई और सी, टी वी बी ई और सी में से वह उनको, मतलब 5 लोग हो, उनके वजन के अवरोही, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। अकीरा शर्मा, क्या हो गया, क्या हेल्प करनी बताइए आप। DECEND, डिसेंड ऑर्डर है ना। तो ऊपर से तीसरा कौन है, थर्ड फ्रॉम द टॉप, यह प्रश्न है अपना। चलो, ज्योति सिंह कह रहे सर -1 क्यों करते हैं, है ना। किसी एक ही व्यक्ति की दोनों तरफ से पोजीशन पता होती है ना। अगर मैं आपसे कहूं ऑर्डर एंड रैंकिंग कोई प्रश्न, कोई -1 क्यों करते हैं। मान लो किसी 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, या 5 लोग हैं, इसमें 5 लोग हैं किसी लाइन में, है ना। इधर से आप गिनोगे इस वाले का नंबर, इधर से कितना आएगा, थर्ड। इधर से गिनोगे तब भी कितना आएगा, थर्ड। तो लेफ्ट से पोजीशन कितनी है, थर्ड। राइट से कितनी है, थर्ड। अब मैं पूछूं टोटल कितने, तो 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब जब दोनों से गिनते हैं, लेफ्ट से थर्ड गिनते हैं और राइट से थर्ड गिनते हैं, तो वो एक ही व्यक्ति कितनी बार काउंट हो जाता है, 2 बार, इसलिए -1 करते हैं टोटल के लिए 5, ठीक है। और इससे अच्छी चीज मैं आपको फिर से एक ऑर्डर एंड रैंकिंग का डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, पूरी क्लास होगी, उसमें आपको और समझा दूंगा, है ना। क्योंकि दोनों तरफ से जब जोड़ते हैं ना, तो इस एक व्यक्ति की पोजीशन 2 बार काउंट हो जाती है, इसलिए -1 करते हैं ज्योति, ठीक है। चलो, प्रश्न क्या कह रहा है, कितने लोग हैं देखो, आ जाओ। अमंग TVBEC, who is the third from the top when arranged in the descending order of their weight। 5 लोग हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाया जाए उनके वजन के क्रम में, तो तीसरा सबसे भारी कौन होगा, थर्ड पूछा है। हु इज थर्ड फ्रॉम द टॉप। आ जाओ, पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है, मैं पहला पढ़ रहा हूं, B इज हैवियर देन T एंड C। B T और C से भारी है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट B भारी है। बी भारी है किससे, टी और सी से। बी टी और सी से भारी है और वी से कम भारी है, और वी से कम भारी है, मतलब वी से कम भारी है, मतलब वी से ज्यादा भारी है, वी से कम भारी है। जो सबसे भारी नहीं है, जो सबसे भारी नहीं है, देखो बी टी और सी से भारी कर दिया, बी को टी और सी से भारी कर दिया पहला, और वी से कम भारी है, मतलब वी से कम भारी कर दिया बी को। और जो सबसे भारी नहीं है, यानी कि एंड लेस हैवियर देन वी, हु इज नॉट द हैवीएस्ट, वी सबसे ज्यादा भारी नहीं है, वी सबसे भारी नहीं है। इसका मतलब एक व्यक्ति और बचा हुआ है, वो सबसे भारी होगा। जो कौन बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, ई बचा हुआ है, तो ई सबसे भारी है। तो पहला स्टेटमेंट, क्योंकि वी सबसे भारी नहीं है, तो बचा कौन, 4 तो यहाँ कंप्लीट हो गए थे, 4 तो यहाँ कंप्लीट हो गए, एक ही व्यक्ति बचा, एक ही पोजीशन बची, तो ई पे वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो आ नहीं सकता ना। लेकिन अपने से पूछ रहा है तीसरा, टॉप से तीसरे पे कौन आएगा, टॉप नहीं पूछा, तीसरा कौन आएगा। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो तीसरे पे कौन आ रहा है, बी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट आपको आंसर दे पा रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट आंसर दे दे, ठोक मत देना स्टेटमेंट अलोन सफिशिएंट, पहले बी को चेक कर लेना। पहले से आंसर आया, ठोक दिया नहीं, पहले अपने को चेक करना पड़ेगा कि बी से क्या हो रहा है, बी से आ रहा कि नहीं आ रहा, वो भी चेक कर लेते हैं। तो बी क्या कह रहा है, दूसरा स्टेटमेंट, सी केवल टी से भारी है, तो दूसरे में केवल कुछ बात ही नहीं है, सी केवल टी से भारी है, इसका मतलब बाकी सबसे क्या है, छोटा, बाकी सबसे छोटा है। सी केवल टी से भारी है, इसका मतलब सी इज ओनली हैवियर देन टी, इसका मतलब बाकी से क्या होगा, छोटा। अब छोटा होगा तो अपने को तीसरे नंबर पे कौन आएगा क्या पता, क्योंकि सी और टी के बारे में जानकारी हो गई, वीबीई के बारे में जानकारी अपने को सेकंड से नहीं मिल पा रही, समझ में आ रही बात, नहीं मिल पा रही। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन से या पहले स्टेटमेंट से आंसर आ रहा है, तो फर्स्ट जो है अकेला पर्याप्त है, जबकि सेकंड अकेला पर्याप्त नहीं है।
सेकंड अकेला पर्याप्त नहीं है, तो सेकंड इसलिए कट जाएगा यहाँ पर, बाकी सब कट जाएंगे, फर्स्ट आंसर ए आ जाएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है आपने आंसर ए दिया होगा। देखते हैं क्या प्रश्न आ रहा है, आंसर क्या है देखते हैं। आप सभी के आंसर आ चुके हैं, 5 बज चुकी है, 5 बजे से ऊपर का समय हो गया, लेकिन फिर भी 288 लोग ही लाइव है। इसको 300 से ऊपर लेके जाओ, रोज 300 से ऊपर लेके जाते हो तो एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं ये इसी मोटिवेशन से चलती है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक के साथ अधिकतर जगह फैला दो, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि सबको आप लेके आओ, है ना। जो 5 बजे रोज आते हैं वो पता नहीं कहाँ चले गए। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं। बढ़ाओ, संख्या बढ़ाओ, क्योंकि अब मैं इधर सवाल बढ़ा रहा हूँ आगे। देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास प्ले फुटबॉल। हाउ मेनी स्टूडेंट इन अ क्लास, स्टूडेंट का मतलब यहाँ पर बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चे स्टूडेंट्स, विद्यार्थी भी कह सकते हैं यहाँ पर, समझ लेना बात को। और जब कभी आपको हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश वाला ही सही माना जाएगा, क्योंकि छात्र का मतलब यहाँ पर अलग समझते हैं, लड़कों से समझ, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, विद्यार्थी। ठीक है, चलो आ जाओ, क्या कह रहा है प्रश्न। एक कक्षा में कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं। पहला ऑप्शन, केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं, केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं। ओनली ओनली बॉयज प्ले फुटबॉल, अच्छी बात है, केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं। उससे इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है कि कितने बच्चे खेलते हैं, कितने स्टूडेंट्स खेलते हैं। तो पहला तो सफिशिएंट नहीं है, अकेला पहला तो आंसर इसका नहीं दे सकता, फर्स्ट तो आंसर नहीं आया, क्योंकि वो तो आंसर दे ही नहीं पा रहा है। प्रश्न क्या है कि एक कक्षा में कितने छात्र फुटबॉल खेलते हैं, है ना। तो ये कह रहा है केवल लड़के ही खेलते हैं, तो इसमें संख्या कहाँ आ रही है। दूसरा, दूसरा आइदर कह रहे हो, आइदर तो मत कहो, केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं, और वो कह रहे कितने, कितने का मतलब होता है हाउ मेनी, काउंटिंग द फिगर्स, काउंटिंग करना है। यहाँ काउंटिंग कहाँ हो रही है, केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं, तो पहला आंसर नहीं है। दूसरा, कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं, कक्षा में 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। जेंडर गैप यहाँ पे भी है, उम्मीद करेंगे धीरे धीरे बराबर हो जाए। एक बात मुझे बताओ, आंसर क्या बता रहे हो, मैं देखना चाह रहा हूं। डी ई, अच्छा बहुत आ रहा है। अब उसने पूछा हाउ मेनी स्टूडेंट्स, पहला तो गलत हो गया क्योंकि केवल लड़के ही खेलते हैं। तो दूसरा कह रहा है कक्षा में 40 लड़के हैं और 30 लड़कियां हैं, पर उसमें से फुटबॉल कितने खेलते हैं, उसमें से फुटबॉल कितने खेलते हैं, कितने लड़के खेलते हैं, कितनी लड़कियां खेलती है। दूसरे में ये नहीं बताया है, ये बताया संख्या बताइए, पर कितने खेलते हैं ये नहीं बताया, तो दूसरा भी आंसर नहीं दे सकता। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, आपस में मिलान करते हैं, और मिलान करते हैं तो ये कहता है कि केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं। दिमाग खुल जाएगा इस प्रश्न में, देखना आपका, केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं, हाँ अच्छी बात है, केवल लड़के ही खेलेंगे। कक्षा में 40 लड़के हैं, तो पहला केवल लड़कों का नाम ले रखा है, इसलिए कितने हैं बता नहीं पाए। दूसरे में ये बता रखा है कि 40 लड़के हैं 30 लड़कियां हैं, बट ये नहीं बता रखा कितने खेलते हैं, इसे दूसरा भी आंसर नहीं दे पा रहा है। अब इन दोनों को मिलाओ कि केवल लड़के ही फुटबॉल खेलते हैं, हाँ बहुत बढ़िया, और कितने लड़के हैं, 40 लड़के और 30 लड़कियां हैं। तो क्या 40 के 40 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं क्या, नहीं लिखा हुआ है। कितने खेल रहे हैं, 10 खेल रहे हैं, 20 खेल रहे हैं, 30 खेल रहे हैं, 40 खेल रहे हैं, 35 खेल रहे हैं, 25 खेल रहे हैं, 18 खेल रहे हैं, 56, 18 खेल रहे हैं, 26 खेल रहे हैं, अपने को नहीं पता, नंबर गिवन नहीं है। ओनली खेलते लड़के हैं, अच्छी बात, 40 लड़के हैं ये भी अच्छी बात, बट उसमें से खेलते कितने हैं ये कहाँ पता है। दोनों से ही आंसर नहीं बता पा रहे हैं, दोनों से ही आंसर नहीं बता पा रहे हैं। ऑप्शन जाएगा ना तो फर्स्ट नहीं सेकंड, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया, लेकिन नंबर ऑफ प्ले, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्लेज फुटबॉल ये नहीं पता। तो ऑप्शन नंबर डी, टोटल स्टूडेंट्स बता सकते हैं पर कितने खेलते हैं। तो बहुत बढ़िया, शानदार ऑप्शन, आप सभी ने आंसर डी दिया, आप सभी ने आंसर डी, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आएगा, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले जानदार शानदार की ओर प्रश्न चलते हैं, है ना। मुझे पता है कि सेकंड ऑप्शन देखकर आप ठोक दोगे ऑप्शन नंबर ई, पर नहीं ठोकना है ना, आपको देखकर चलना है ना, बिल्कुल। ओनली आप क्या देखोगे कि लड़के फुटबॉल देख रहे हैं, खेल रहे हैं, मतलब खाली लड़के ही फुटबॉल खेल रहे हैं पहले में, और दूसरे में संख्या दे दी उनकी 40, ठोको, दोनों से मिला के 40 लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं। उसने यूं थोड़ी कहा सबके सब खेल रहे हैं। अगर वो कहता कि देर आर 40 बॉयज इन अ क्लास एंड 30% ऑफ देम प्ले फुटबॉल, तो कहते हैं हाँ आंसर बता सकते हैं। चले ठीक है, अगले प्रश्न की ओर। एक बालक पूछ रहा है, अनजान मुसाफिर आज पुनीता कोनी आई के, तो किसी के बारे में नहीं पूछना है, बाकी जहां पुनीता गई है वहीं भेज दिया जाएगा आपको भी। चलो
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सर यह जिम्मेदारी भरा प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगला प्रश्न आ चुका है। चलिए आ जाइए, प्रश्न आ चुका है ब्लड रिलेशन। कल ही कंप्लीट करा है ब्लड रिलेशन को, उस पर एक सुंदर सा प्रश्न आ चुका है। पहले हिंदी में फटाफट से पढ़ लीजिए, फिर इसको इंग्लिश में बताएंगे। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या आंसर दे रहे हो? दोनों से आंसर आ रहा है? ऑप्शन सी लगाते हो तो सोच समझ के देना कि क्या सी हो सकता है। क्या आइदर? अच्छा आइदर आ रहा है। आइदर कैसे आ सकता है? दूसरे में टी का नामो निशान ही नहीं है। टी से ही संबंध पूछा है। चलो आ जाओ, मैं इसको हिंदी में भी दिखा देता हूँ, इंग्लिश में भी दिखा देता हूँ। चलिए देखते हैं आंसर क्या आएगा। आ जाइए, प्रश्न कह रहा है हाउ इज टी रिलेटेड टू के। टी के से किस प्रकार संबंधित है, इसका उत्तर बताना है। टी के से किस प्रकार संबंधित है। आ जाओ पहले प्रश्न पर, पहले स्टेटमेंट पर। आर सिस्टर जे, आर की बहन कौन है? जे। मैं इंग्लिश में हिंदी में दिखा देता हूँ। आर की बहन जेन है, तो आर की सिस्टर जे, या आर की सिस्टर है इसलिए इसको ग्राउंड में कर लिया। आर की बहन जेन है, टी के भाई, टी के भाई एल से शादी की है। तो आर की बहन जे ने शादी करी है किससे? टी के भाई एल से। तो शादी करी है किससे? एल से, और वो कौन है? टी का भाई है। मैं पढ़ देता हूं फिर से। आर सिस्टर जे, आर की बहन जे, आर सिस्टर जे, आर सिस्टर जे, आर सिस्टर जे हैज मैरिड टू टीज ब्रदर एल। आर है ना, हु इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट। हु किसके लिए आया है? एल के लिए। हु कौन? एल। शादी की है जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। ये अपने माता पिता का, ये अपने माता पिता से कोई भी रहे होंगे, ये इसके माता पिता कोई भी रहे होंगे, तो एल उनकी क्या है? इकलौता बेटा है। एल उनका इकलौता बेटा है। एल उनका इकलौता बेटा है, तो इसका मतलब एल इकलौता बेटा है, और ये एल जो है वो टी का भाई है, तो इकलौता बेटा है यानी ओनली डॉटर है, तो टी क्या? ओनली सन है ना, ओनली सन, ओनली सन है कौन? एल। एल क्या है? इकलौता बेटा है, तो टी वहां पर क्या हो जाएगी? बेटी। टी वहां पर क्या होनी पड़ेगी? बेटी। टी वहां पर क्या हो जाएगी? बेटी। तो अपने को रिलेशन निकालना है किसका? टी और के का। तो टी तो आ चुका है, पर इस पूरी यात्रा में अभी भी कहीं के नहीं आया है। इस पूरी यात्रा में अभी भी कहीं के नहीं आया है, तो यहां पर पहला तो आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि के का तो नामो निशान ही नहीं है। के का नामो निशान नहीं है, तो केवल फर्स्ट तो आंसर दे ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर के कहां है? तो रिलेशन बताया टी से। दूसरा के एल और जे की इकलौती बेटी है। के एल और जे की इकलौती बेटी है। एल और जे, तो एल और जे की इकलौती बेटी है कौन? के। दूसरा स्टेटमेंट ये बताता है कि एल और जे की इकलौती बेटी है कौन? के। बट क्या दूसरा स्टेटमेंट अकेला आंसर दे पा रहा है क्या? आंसर निकालने का तरीका हमेशा यही रहेगा, बाकी गलत कर दोगे। तो पहले से आंसर नहीं आया, इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ओनली फर्स्ट सही नहीं हो सकता। दूसरे से भी आंसर नहीं आया, ओनली सेकंड अकेला आंसर नहीं हो सकता। अब दोनों को मिक्स करते हैं, अब दोनों को मिलान करते हैं, मिलाते हैं। एल और जे पता है, तो यहां पर एल और जे कौन है? यहाँ पर पति पत्नी है। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है के एल और जे की इकलौती बेटी है, तो यहीं पर इन दोनों को मैं जोड़ता हूं, तो यहां पर के क्या है? इकलौती बेटी है। के क्या है? इकलौती बेटी है किसकी? एल और जे की। अब बताओ क्या टी और के में रिलेशन बनाया जा सकता है? ओनली डॉटर है कौन? के, किसकी? एल एंड जे की। तो क्या रिलेशन बनाया जा सकता है ना? तो रिलेशन बना सकते हैं किसका? टी और के का। तो टी के से किस प्रकार संबंधित है? तो टी कौन हुआ? पापा का भाई। पापा का भाई क्या होता है? अंकल। पापा का भाई क्या होता है? अंकल। तो आंसर इज अंकल। तो दोनों को मिलाने के बाद, बिल्कुल दोनों को मिलाने के बाद आंसर आ रहा है, दोनों को मिलाने के बाद आ रहा आंसर, इसलिए क्या है? फर्स्ट और सेकंड दोनों पर्याप्त थे। दोनों, बहुत फर्स्ट एंड सेकंड आर सफिशिएंट, दोनों चाहिएंगे यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बुआ है, हाँ बुआ है ना। मैं लेके, हाँ बुआ होगी भाई, बुआ है ना, आंट होगी भाई, है ना। मैंने उसको टी को आंट होगा भाई, है ना, आंट बुआ। चलो बुआ बना देते हैं ना, अंकल लिख दिया मैंने गलती से। बुआ होगी, बुआ है ना, क्योंकि वो फीमेल है ना। तो पापा की बहन है, पापा की बहन क्या होते हैं? बुआ। बुआ का हस्बैंड क्या होता है? फूफा, जो क्या होते हैं? नाराज। कहाँ पर? शादी में। शादी में नाराज होते हैं उनको फूफा कहते हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न,
हाँ बुआ है चलो। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न सुंदर सा, जानदार, शानदार आ चुका है। हाँ हाँ करेक्ट कर दिया, अभी ने करेक्ट कर दिया। चलो लाइव की संख्या बढ़ानी है, लोगों को फटाफट से शेयर करो, करते रहो फटाफट। आ जाओ प्रश्न देखो फटाफट से क्या कह रहा है। मदन, प्रश्न ये रहा, मदन कमल से बड़ा है और शरद अरविंद से छोटा है। उम्र में उनमें से सबसे छोटा कौन है, इसका आंसर देना है। उसके लिए दो स्टेटमेंट आपके पास है। शरद मदन से छोटा है पहला, दूसरा अरविंद कमल से छोटा है। बताओ क्या है आंसर। फटाफट आंसर बता दो। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं, देखते क्या आंसर आएगा। मदन कमल से बड़ा है, ठीक है, जो जो प्रश्न में ही है उसकी बात कर लेते हैं। प्रश्न में क्या है, मदन बड़ा है किससे, कमल से, तो एम फॉर मदन, के फॉर कमल, तो मदन कमल से बड़ा है, बता दिया। और शरद, दूसरा स्टेटमेंट, शरद अरविंद से छोटा है। शरद अरविंद से छोटा है मतलब अरविंद बड़ा है किससे, शरद से। तो उनमें सबसे छोटा कौन है, उनमें से सबसे छोटा कौन है ये बताना है। तो ये तो प्रश्न में ही दे रखा है, ये अपने को प्रश्न में ही दे रखा है ये चीज। तो अब इन दोनों को तो डायरेक्ट काम में ले सकते हैं अपन। तो पहला कह रहा है शरद मदन से छोटा है, शरद मदन से छोटा है। तो एक काम करते हैं, अब पहला कह रहा है, पहला कह रहा है क्या, एक तो अपने पास क्या है, एम बड़ा है किससे, के से, और दूसरा ए बड़ा है किससे, एस से। और ये फर्स्ट क्या कह रहा है, ये तो गिवन है, ये प्रश्न में गिवन है। फर्स्ट क्या कह रहा है, शरद मदन से छोटा है, यानी मदन बड़ा है किससे, शरद से। तो अब इन दोनों का उपयोग करके सबसे छोटा बता सकते हैं क्या। देखो मदन, शरद जो है मदन से छोटा है, शरद जो है वो अरविंद से छोटा है। तो शरद जो है बेसिकली अरविंद और मदन से तो छोटा है, पर शरद का कमल के साथ कोई संबंध नहीं बताया, शरद का कमल के साथ कोई संबंध नहीं बताया। तो सबसे छोटा निकालना है। एस छोटा है किससे, ए से और एम से, ये तो क्लियर हो गया। पर अब के साथ संबंध पता नहीं है कि के इससे छोटा होगा या के इससे बड़ा होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो आंसर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस और के में या कमल और शरद में कोई संबंध नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्या कह रहा है, ये दोनों यहाँ पर भी काम में लेंगे अपन, क्योंकि ये कॉमन दोनों के लिए दे रखे। अरविंद कमल से छोटा है, अरविंद कमल से छोटा है। तो पहला क्या था, पहला था अपने पास कि एम बड़ा है किससे, के से, दूसरा अरविंद बड़ा है किससे, एस से। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है अरविंद कमल से छोटा है, अरविंद कमल से छोटा है, अरविंद कमल से क्या है, छोटा। तो काम हो गया अपना, अरविंद कमल से छोटा है, इसका मतलब अरविंद कमल से छोटा है तो कमल उससे बड़ा हो जाएगा। और कमल से बड़ा वास्तव में कौन दे रखा है, मदन कमल से बड़ा दे रखा है। और एक बात पहले ही अपने को पता है कि अरविंद किससे बड़ा है, शरद से बड़ा है। देखो ये तो अपने को दे रखा था, यहाँ पर ये लिख लिया, ये अपने को दे रखा था। और इन दोनों के बीच में स्टेटमेंट दो में बात कही गई थी क्या, कि कमल से छोटा है कौन, अरविंद। तो दूसरा वाला आंसर दे पा रहा है, दूसरा वाला क्या आंसर दे रहे हो, वाह, आ हा हा, डी ई डी ई डी ई। आंसर इज ओनली सेकेंड भाई, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैं यूं कह रहा हूं। ठीक है, अब आप देख लो आपने सही किया है गलत किया। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, हाँ ऑप्शन नंबर बी आंसर है। फिर ए कह रहे हो, डेटा सफिशिएंट है भाई, डेटा सफिशिएंट है, आंसर भी आपके सामने आया है, ऑप्शन नंबर बी। वापस देखना इस क्वेश्चन को,
जब वीडियो अपलोड हो जाए। अभी तैराएंगे, गई भैंस पानी में, अभी उस भैंस को ऊपर लेके आता हूं मैं ना, निश्चिंत रहो। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने। इंग्लिश में देखो, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। प्रश्न ये रहा, इन अ सर्टेन कोड 48 मीनिंग स्टॉप स्मोकिंग एंड 62 मीन्स इंजीरियस हैबिट, what do 6 and 8 meaning respected in that code? चलो रिपीट कर देते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट कह रिपीट कर लेते हैं, तो रिपीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो रिपीट कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, आ जाओ, है ना। देखो कुछ नहीं करना है, रिपीट कर लेता हूँ बस, आप सबकी मांग पर रिपीट कर लेते हैं। जो प्रश्न में के रखा है उसको पढ़ो ध्यान से। सर ये प्रश्न एग्जाम में, कितना छोटा सा प्रश्न है, देखो इतना छोटा प्रश्न है, बहुत बड़ा भी नहीं है, 2 लाइन तो लिखी हुई है, कहाँ बड़ा प्रश्न है। आप समझें, आप ये सोच के डरे नहीं कि एग्जाम में ये आ गया तो क्या होगा, एग्जाम में तो आएगा और सही भी होगा। अपने इतना आत्मविश्वास अपने को रखना है, कोई एक क्वेश्चन आपका थोड़ी डिसाइड कर सकता है कुछ भी। क्या आप निश्चिंत रहें, कॉन्फिडेंट रहें। अभी हो सकता है कि जल्दबाजी में, क्योंकि अभी आप यूट्यूब पर क्लास देख रहे हैं, 10 जगह आपका दिमाग डाइवर्ट है, हो सकता है आप नहीं सोच पाए हो, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तो आपका कंसंट्रेशन सारा उस एग्जाम के अंदर ही होगा, है ना। और अगर आपका रिदम बन गया तो ये प्रश्न आपका 30 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा। तो इतना नहीं सोचना है, क्योंकि अभी तो आप इतने कमेंट देखते हैं, इतने कमेंट देख रहे हैं, जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं तो साथ में कमेंट भी चल रहे होते हैं, आपके आंसर आ रहा होता है बी और 10 आंसर आ गए ई के, तो आप क्या कहते हैं, यार ई होगा यार, मैं भी ई दे देता हूँ। लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा, वहां न तो किसी और के आंसर आपको पता होंगे, न सामने यूट्यूब की क्लास चल रही होगी, ऐसा कुछ होगा। बस ये इसी प्रकार का प्रश्न होगा और संपूर्ण दिमाग वहीं पर होगा, प्रश्न हो जाएगा, निश्चिंत रहो। एक आधा प्रश्न गलत होता है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, गलत होंगे तभी तो सीखेंगे, तो बिल्कुल डरना घबराना नहीं है। लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं, आ जाओ। क्या कह रहा है, मदन कमल से बड़ा है। जो प्रश्न में इंफॉर्मेशन है उसको मैं लिख देता हूं कि मदन बड़ा है किससे, कमल से, पहली बात। और शरद अरविंद से छोटा है, तो शरद छोटा है किससे, अरविंद से, मतलब अरविंद क्या है, बड़ा। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है। चलो पहला कह रहा है, पहला कह रहा है शरद मदन से छोटा है, शरद मदन से छोटा है, इन दोनों का उपयोग कर लेते हैं पहले। तो शरद मदन से छोटा है, तो शरद तो अरविंद से भी छोटा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो ये कह रहा है, ये दो तो पहले ही है, तीसरा ही आया कि शरद छोटा है किससे, मदन से, शरद छोटा है किससे, मदन से। तो दो चीजें क्लियर हो गई कि शरद जो है ना वो छोटा है किससे, अरविंद से, और शरद जो है ना वो छोटा है किससे, मदन से। बट पहले स्टेटमेंट में ये क्लियर नहीं हो रहा है कि शरद और कमल का आपस में क्या संबंध है, शरद कमल से बड़ा है या शरद कमल से छोटा है, इस बात की जानकारी नहीं मिल पा रही। अगर इस बात की जानकारी मिल जाती, क्योंकि अरविंद और मदन से तो शरद छोटा हो गया है, बट कमल से हुआ या नहीं हुआ ये जानकारी अपने पास नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट आंसर नहीं आ सकता, पहला आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि शरद और कमल के बीच में जानकारी नहीं है। अरविंद अरविंद और शरद के बीच में पता है, मदन और शरद के बीच में पता है कि दोनों ही शरद से बड़े हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं ना तो क्या लिखूंगा, अरविंद और मदन दोनों बड़े हैं किससे, शरद से, पर कमल के बारे में कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है कि कमल शरद से छोटा होगा या बड़ा होगा, इसलिए पहला आंसर नहीं दे पा रहा। अब दूसरे को पढ़ते हैं, और दूसरे में ये तो कॉमन है क्या, कि मदन कमल से बड़ा है, मदन कमल से क्या है, बड़ा, दूसरा पढ़, ये तो कॉमन बात है। और शरद अरविंद से छोटा है, शरद अरविंद से क्या है, छोटा। अब दूसरा पढ़ते हैं, अरविंद कमल से छोटा है, तो कमल और अरविंद, अरविंद कमल से क्या है, छोटा। तो पहला इसका उपयोग करो, ये रहा कि मदन बड़ा है किससे, कमल से, ये तो है ही है। अब देखो किसने क्या दिया, अरविंद कमल से छोटा है, मतलब अरविंद कमल से क्या छोटा, ये कमल जो है ना इससे छोटा है कौन, अरविंद, मतलब अरविंद छोटा है किससे, कमल से, यानी कमल बड़ा है। और अरविंद से छोटा कौन है, शरद, ये दे रखा है ना, ये दे रखा है ना, ए इज ग्रेटर देन एस। तो ए और के में संबंध मिल गया यहां पर अपने को कि कमल बड़ा है, तो चारों कनेक्ट हो गए ना आपस में, कनेक्ट होते ही ये सीक्वेंस बना, और सबसे लास्ट में कौन दिखा, शरद। तो दूसरे से आंसर आ गया ना, पहले की जरूरत नहीं पड़ी, पहले से आंसर आ ही नहीं रहा था, दूसरे से आंसर आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आया, बी।
इसलिए ऑप्शन नंबर क्या आया, बी, बताओ। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हो गया है, आ जाओ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आ गया। चलिए, हिंदी में देख लिया, इंग्लिश में देख लिया प्रश्न को फटाफट से। चलो, ये लोग जा क्यों रहे हैं? 255, अभी कहीं तो 300 प्लस थे, चले गए। जाने वालों को कौन रोक पाया है? जिसका समय आ गया उसको जाना ही पड़ता है ना? कौन खुशी से मरना चाहता है समय आने पर, आप जानते ही हो। चलो लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे क्या है। आंसर बताओ, मैं आंसर चाहता हूं आप सबसे, इसका आंसर बता दो। दोनों से आंसर आ रहा है, बी से आ रहा है, ओनली टू से ही आएगा। अच्छा, चलेंगे प्रश्न की ओर, और सुंदर सा प्रश्न आपको देखेंगे क्या है। देखो, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन ए एंड डी इन अ रो ऑफ 30 स्टूडेंट, 30 बॉयज। एक पंक्ति में ए और डी के बीच में कितने लड़के? ऐसा प्रश्न पहले पहले भी कर चुके हैं, इसी प्रकार का है। एक पंक्ति में ए और डी के बीच में कितने लड़के हैं? हाउ मेनी बॉयज, बॉयज की बात हो रही, हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन ए एंड डी इन रो ऑफ 30। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और ध्यान रखना, इस पूरे में, किसमें, इस पूरी लाइन में कितने स्टूडेंट है? 30। इसका उपयोग करेंगे, दिया हुआ है इसलिए। पहला देखना, ए इज 6 प्लेस अवे फ्रॉम बी, हु इज 20th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। देखो, तो ए क्या कह रहा है? ए, मैं हिंदी में पढ़ता हूं, ए बी से 6 स्थान दूर है, जो बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। ठीक है, तो हु किसके लिए आया? बी से। तो बी किस कौन से स्थान पर है? 20वें स्थान पर। तो यहां से बी जो है वो 20वें स्थान पर है, और ए उससे 6 स्थान दूर है। ए उससे 6 स्थान दूर है, कोई बात नहीं। अब ए इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, अपने को नहीं पता। और यहां पर बच्चों को पूछा है किसके बीच में? ए और डी के बीच में। तो ये तो बी आ रहा है और ए आ रहा है। अगर यहां पर ए और बी के बीच में पूछता तो 5 बच्चे आंसर आ जाता, क्योंकि 6 बच्चे हैं, 6 स्थान दूर है, मतलब बीच में 5 लोग होंगे। तो पहले से आंसर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डी का समावेश ही नहीं हो पा रहा है पहले में, इसलिए आंसर नहीं आएगा। दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि डी का नामो निशान ही नहीं है पहले में, तो बच्चे ए और डी के बीच में ही निकालने, इसलिए आंसर नहीं आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। ए बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। ए बाएं छोर से कौन से नंबर पर है? ए बाएं छोर से कौन से नंबर पर है? 12वें स्थान पर। ए बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, और डी दाएं छोर से 7वें स्थान पर है, और डी दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। उनके बीच में कितने व्यक्ति? अब एक बात मुझे बताओ आप, यूं दे रखा था कि टोटल 30 स्टूडेंट है इस क्लास में, इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है कि बच्चे कितने हैं? 30 लड़के। 30 लड़कों की एक संख्या पंक्ति में। तो देखो, एक बात मुझे बताओ, क्या बताओगे? कि ये ए इस साइड से 12वें स्थान पर है, तो टोटल बराबर क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो ए उधर से 12वें स्थान पर है, तो ए इधर से कौन से स्थान पर है निकाल सकते हैं अपन इस वाले नियम से। टोटल कितने हैं? 30। लेफ्ट से पोजीशन बतानी है किसकी? ए की। राइट से, लेफ्ट से पोजीशन बताए कितनी है उसकी? 12। राइट से बतानी है -1, 12 में से 1 गया 11, तो आर जो है 12 में से 11, 30 में से 11 माइनस होंगे, कितना आ जाएगा? 19। तो आर इधर से कौन से नंबर पर है? 19। कौन से नंबर पर है? 19। आया बात? या फिर डी का उधर से निकाल लो, एक ही बात। तो यहां इधर से ये 7वें नंबर पर है और ये 19वें नंबर पर है, तो 19 में से 7 को माइनस कर देंगे बीच के, तो 7वें भी है 19वें हो, तो 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 9 और 2 11 स्टूडेंट इसके बीच में। कितने हैं? 11 इसके बीच में। आंसर 11 आ जाएगा। तो 11 स्टूडेंट इसके बीच में, तो दूसरा वाला आंसर दे पा रहा है। दूसरा वाला इसका आंसर दे पा रहा है क्योंकि दोनों बता पा रहे हैं 11 स्टूडेंट इसके बीच में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड पर्याप्त है। ठीक है, हाँ, तो दोनों तरफ से पोजीशन पता चल गई एक ही व्यक्ति की।
तो सेकंड, ओनली सेकंड इसका आंसर दे देगा। आगे आने वाली क्लास में देखो मेरी बात सुनो, हो सकता है कि किसी को ये कॉन्सेप्ट पता नहीं हो कि ऑर्डर एंड रैंकिंग में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हो, तो किसी भी एक व्यक्ति की एक तरफ से पोजीशन पता हो तो दूसरे से ये फॉर्मूला होता है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। ये कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये जब टॉपिक बताऊंगा मैं आगे आने वाले दिनों में ऑर्डर एंड रैंकिंग, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है ना। वापस से मैं इस पूरा उसको, अभी तो चलो ये डेटा सफिशिएंसी के अंदर आ गया प्रश्न, इसलिए अपन ने सोल्व करा है। आने वाले दिनों में मैं आपको क्या करूंगा, ऑर्डर एंड रैंकिंग की शानदार क्लास लेके आने वाला हूँ, तब सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आप तो इसका आंसर दो, ये मेरे पैसे ये बीच में आ गया, मैंने इसको पूछा था पहले ना। तो यहाँ पर एक प्रश्न है आपके सामने, क्या है, एक निश्चित कोड में, ये प्रश्न का उत्तर, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, इसका आंसर बताओ आप। तो प्रियंका जी अगली क्लास जो होगी ऑर्डर रैंकिंग उसको अटेंड करना, फिर ये भी हो जाएंगे आप। चलिए इसका आंसर दे दो चलो। बताइए आंसर क्या आ रहा है, बताइए आंसर क्या आएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग कराएंगे बिल्कुल, आपको जानकारी देके। कल मैं कराऊंगा सेलोजिज्म, जिसको भी सेलॉक्स पढ़ने हैं, सेलोजिज्म पढ़ना है, कल की क्लास जरूर अटेंड करना। कल सारे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ उसके, डायग्राम के साथ, आइदर और केस के साथ, पॉसिबिलिटी केस के साथ, है ना, कल की क्लास में। आज इसको करेंगे। चलिए आंसर देखेंगे क्या है। देखो आ जाओ, क्या कह रहा है, अ सर्टेन कोड 48, 48 किसका कोड है, स्टॉप मॉकिंग। 62 किसका कोड है, इंजीरियस हैबिट। अब अपने को बताना किसका कोड, 6 और 8 का, 6 और 8 का कोड बताना है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 8 to 9 मीन्स स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग इज इंजूरियस। अपने को बताना है किसका कोड, 6 का कोड बताना है। तो 6 का कोड, तो 6 का कोड इनमें से कोई होगा। 6 का मतलब क्या होगा, या तो इंजीरियस होगा या क्या होगा, हैबिट होगा। या तो इंजीरियस होगा या क्या होगा, हैबिट। और पहले वाले में इंजीरियस दे रखा है, और यहां पर अपने को 6 इसको देखना, एक तो इसको देखना और एक देखना इसको, स्मोकिंग इन इंजीरियस। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, इंजीरियस कॉमन आ रहा है। इसमें इंजीरियस यहाँ पर कॉमन आ रहा है, इसमें भी इंजीरियस कॉमन आ रहा है। तो उधर कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब इंजीरियस का कोड 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हैबिट किसका कोड हो जाएगा, हैबिट जो है किसका कोड हो जाएगा, 6। तो 6 किसका कोड हो जाएगा, हैबिट का, पहला। दूसरा, दूसरे में 8 का भी निकालना है, और 8 का देखो यहाँ पर 48 क्या है, स्टॉप स्मोकिंग, क्या है, स्टॉप स्मोकिंग। और इसमें भी कुछ दे रखा है 8 और 9 का। पहले वाले में 2 कट गया था, तो 6 किसका दे गया था, हैबिट का। तो 6 का आंसर तो आ गया। फिर 8 का और निकालना है, तो 8, 4 और 8 किसका है, स्टॉप स्मोकिंग का। और यहाँ पे भी अपने को स्मोकिंग कॉमन दे रखा है, तो यहाँ पर भी स्मोकिंग कॉमन है, और यहाँ 8 है, तो यहाँ पे भी स्मोकिंग कॉमन है और 8 है। तो इसका मतलब 8 किसका कोड हो गया, स्मोकिंग का। तो पहले वाले से दोनों के आंसर आ गए, पहले वाले से दोनों के आंसर आ गए, पहले वाले से दोनों के आंसर आ गए। अब दूसरे वाले से चेक करते हैं, दूसरे से आ रहे हैं क्या। तो पहला, अब ये दे क्या रखा है, 4 है, 8 किसका है, स्टॉप स्मोकिंग, स्टॉप स्मोकिंग ये है। और 6 और 2 किसका है, इंजूरियस, इंजूरियस हैबिट। अब दूसरा पढ़ते हैं, दूसरे में देखो स्टॉप बैड हैबिट, और पहले में देखो दूसरे में 6 और 2 में इंजूरियस हैबिट। तो हैबिट, हैबिट कॉमन है कि नहीं है, हैबिट कॉमन है, यहाँ पर भी हैबिट कॉमन है। तो कॉमन क्या आ रहा है, 6। तो 6 कॉमन है, तो 6 से 6 कॉमन आ गया अपना, हैबिट, हैबिट। यहाँ पे भी 6 कॉमन है, 6 का हैबिट कॉमन, यहाँ पर 6 कॉमन, हैबिट कॉमन। तो हैबिट का कोड कितना आ गया, यहाँ से 6। तो यहाँ से भी हैबिट किसका कोड हो गया, 6 का। दूसरा देखो 4, 8 मीन्स वॉट, स्टॉप स्मोकिंग। और यहाँ पे भी स्टॉप एक ही बार आ रहा है, यहाँ पर भी स्टॉप है।
तो स्टॉप स्टॉप क्या आ रहा है, कॉमन, तो स्टॉप कितना आ रहा है, 4 4, तो स्टॉप किसका हो जाएगा, 4 का, स्टॉप किसका हो जाएगा, 4 का, तो फिर 8 किसका बचता है, स्मोकिंग का, तो 8 किसका बचता है, स्मोकिंग का। तो पहला भी आंसर दे पा रहा है और दूसरा भी आंसर दे पा रहा है, दोनों से आंसर आ रहे हैं, ये तो आपने खूब बार कर रखे हैं पहले वैसे भी, इसलिए आंसर क्या है यहाँ पर, आइदर स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि पहले से भी आंसर आ रहे हैं, दूसरे से भी आंसर आ रहे हैं, दोनों से ही आंसर आ रहे हैं, पहले से भी आंसर आ रहा है, दूसरे से भी आंसर आ रहा है। हाँ या ना बताओ, देखिए सही नहीं, दोनों को ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, दोनों से अलग अलग आ रहे हैं, आइदर केस, बिल्कुल आइदर केस। ये मैंने बार जो अपनी वो सीरीज चल रही थी ना 2000 क्वेश्चन वाली, उसमें भी ये क्वेश्चन कराया था मैंने। बहुत बढ़िया भाई, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। मथुला प्रश्न, ब्लड रिलेशन का सुंदर सा, आइदर 1 और 2, बिल्कुल। चलिए प्रश्न देखिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी दिखाऊंगा, पहले हिंदी में देख लीजिए। अजय और मथुला क्रमश सत्या के माता पिता है, सत्या के 4 चाचा और 3 चाची। ये प्रश्न बहुत शानदार है, ये प्रश्न जो करेगा, हालांकि सब कर लेंगे, ये सब कर लोगे, लेकिन ये प्रश्न मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा। जिस प्रश्न को मैंने पिकअप किया था, इस प्रश्न को मैंने किसी एग्जाम का ही प्रश्न है उसमें पूछा था, इस प्रश्न को मैंने देखा, बड़ा मजा आया इस प्रश्न को, है ना। इस प्रश्न को मैंने देखा, मैंने क्या प्रश्न पूछा है, वाह वाह मजा आ गया। तो एक बार इसको पढ़ लो आप। स्टेटमेंट फर्स्ट है, स्टेटमेंट सेकंड है, केवल फर्स्ट है ना, केवल फर्स्ट है यहाँ पर, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, फर्स्ट और सेकंड दोनों, या तो फर्स्ट सेकंड या ना तो फर्स्ट ना सेकंड। तो प्रश्न को बड़ा शानदार प्रश्न है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था पर्सनली ये। एक बार इसको पढ़ो, मैं इसको इंग्लिश में भी दिखा दूंगा, मैंने 1 मिनट रुकना। तो अजय और मथुला क्रमश सत्या के पिता और माता है, सत्या के 4 चाचा और 3 चाची है, अजय के 2 भाई बहन है, अजय और मथुला के भाई बहन अविवाहित है, तो मथुला के कितने भाई हैं। ठीक है, यहां पर इसको इंग्लिश में देखें तो ये रहा इंग्लिश। तो यहां पर देखेंगे आप प्रश्न, इसको इंग्लिश में ही पढ़ना है। अजय हैज 2 सिबलिंग्स है यहाँ पर, है ना, अजय के 2 भाई बहन है, ठीक है चलो। क्या लगता है आपको, क्या लगता है मथुला के कितने भाई है। ऑप्शन ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5। चलो, समझ नहीं आ रहा सवाल, ये हिंदी में समझाते हैं, आ जाओ। ये चाचा चाची मत पढ़ना, यहाँ पर अंकल आंटी पढ़ना, हिंदी में भी अंकल आंटी लिखा हुआ आएगा, ध्यान रखना। अंकल आंटी, चाचा चाची को तो आप उसके पापा के भाई बहन कर दोगे, है ना, अंकल आंटी, ये ध्यान रखना। अंकल आंटी पढ़ो, चाचा आप समझो, प्रश्न एक्चुअली इंग्लिश में है, इसको ट्रांसलेट किया तो वो चाचा चाची की जगह अंकल आंटी चाचा चाची हो गया, बाकी वास्तव में अंकल और आंटी लिखा हुआ मिलेगा हिंदी में भी आपको, क्योंकि इंग्लिश हिंदी में मतलब बदल जाता है फिर। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा, आया क्या आंसर। हिंदी में तो करा रहा हूँ यार, हिंदी में ही करा रहा हूँ यार, एक आधा इंग्लिश में करा भी दिया तो क्या हो गया, सारे प्रश्न हिंदी में तो कराए हैं अभी तक मैंने सॉल्व, है ना। और क्वालिफाइंग इंग्लिश तो आपके एग्जाम में है शायद, नहीं है क्या, है ना, तो बस आ जाओ। क्या कह रहा है, अजय और मृथुला, अजय और मृथुला सत्या के पिता और माता है, तो ये अजय, अजय और मृथुला सत्या के क्या है, माता पिता। सत्या का जेंडर नहीं पता है, जरूरत भी नहीं है। अजय और मृथुला के क्रमश सत्या के माता पिता और माता है, सत्या के 4 अंकल और 3 आंटी है, इस बात को समझ जाना। अंकल का मतलब वो उसके मामा भी हो सकते हैं, वो उसके चाचा भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने काट के अंकल आंटी करा है।
समझ गए बात को? क्योंकि यहां प्रश्न देखो, अजय एंड मृथुला हैज फादर एंड मदर ऑफ सत्या, सत्या हैज 4 अंकल्स एंड 3 आंट्स। इसका मतलब ये नहीं कि चाचा और उनकी पत्नियां हैं, वो चाचा मतलब मैटरनल अंकल भी हो सकते हैं और पैटर्नल भी हो सकते हैं। इसलिए तो यहां पर अजय देखो है ना, और सत्या के 4 अंकल और 3 आंटी है। अंकल आंटी का मतलब या तो वो 4 जो हैं उसमें से कुछ तो अजय के भाई बहन होंगे और कुछ मृथुला के भाई बहन होंगे, तभी वो सत्या के अंकल आंटी बनेंगे, मतलब मौसी या चाचा बनेंगे। या वो जो है अजय के 2 भाई बहन है, यानी अजय के 2 भाई या बहन है। भाई बहन का मतलब सिबलिंग्स, अजय हैज 2 द सिबलिंग्स ऑफ अजय, अजय हैज 2 सिबलिंग्स मतलब 2 उसके या तो भाई है या बहन है या भाई बहन है। अजय के 2 साथ में और लगे हुए हैं, मतलब यहाँ पर 2 लोग अजय के साथ में और हैं। अब कौन है ये नहीं पता है। अजय और मृथुला के भाई बहन क्या है, अविवाहित है, मतलब उनकी शादियां नहीं हुई है। ये जो अंकल आंटी है अलग अलग है, आपस में कोई जोड़ा नहीं है। मृथुला के कितने भाई है, मृथुला के कितने भाई है। पहली इंफॉर्मेशन, पहली इंफॉर्मेशन इसने ये दे दी, क्या दे दी, पहली इंफॉर्मेशन इसने ये दे दी कि अजय के केवल 2 ही भाई बहन हैं, अजय के केवल 2 भाई बहन है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अजय हैज ओनली 2 सिबलिंग्स, इसके अलावा और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है, इसके और कोई भी नहीं है। ठीक है, चलो अब पहला पढ़ो। अजय के 2 भाई है, अजय के 2 भाई है, और प्रश्न भी यही कह रहा है कि अजय केवल 2 ही भाई बहन है, लेकिन पहला स्टेटमेंट कह रहा है अजय के 2 भाई है, तो 2 भाई इधर जुड़ जाते हैं, 2 भाई उधर जुड़ जाते हैं, जुड़ गए, 2 भाई इधर जुड़ गए। और वास्तव में कितने हैं अंकल, वास्तव में कितने अंकल है, 4 अंकल है। वास्तव में कितने अंकल है, 4 अंकल है। उसमें से 2 अंकल कौन है, इस अजय के भाई है, तो 4 में से 2 अजय के भाई हो गए। तो मृथुला के लिए कितने बचे, 2 ही बचे ना, मृथुला के लिए तो 2 ही बचे ना। तो मृथुला के भाई कितने आए, 2, मृथुला के भाई कितने आ गए, 2। अब आंटिया कह रही है, आंटिया तो उसने कही नहीं है, आंटिया किधर भी जाए अपने को लेना देना नहीं है आंटियों से। अपने पूछ रहा है मृथुला के कितने भाई है, तो पहले से आंसर आ गया। क्या आ गया कि उसने कहा कि अजय के 2 ही भाई बहन थे, भाई थे बहन थे अपने को नहीं पता कौन है, लेकिन 2 ही हैं, 2 सिबलिंग ही है। और पहला स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि अजय केवल 2 भाई है, यानी वो दोनों सिबलिंग जो है वो दोनों क्या है, भाई है। वो दोनों सिबलिंग है, वो क्या है, भाई है, दोनों सिबलिंग भाई हो गए। इसका मतलब 4 अंकल में से 2 तो इधर भाई चले गए, तो मृथुला के लिए कितने बचे, 4 में से 2 इधर शिफ्ट हो गए, तो मृथुला के लिए कितने बचे, 2, 2 भैया बचे। आ गया आंसर, तो पहला तो आंसर दे दिया ना, पहले ने आंसर दे दिया। और दूसरा कह रहा है मृथुला के 5 भाई बहन है, दूसरा कह रहा है मृथुला, ये मृथुला है ना, ये ए ने शादी करी मृथुला से और ये सत्या इनका बेटा। और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है क्या कि मृथुला के 5 भाई बहन है। अब 5 भाई बहन है, उसमें भाई कितने बहन कितने ये नहीं पता ना। यहां देखो मृथुला हैज 5 सिबलिंग्स, 5 सिबलिंग्स तो है, बट उसमें से भाई कितने हैं ये कहाँ पता है, उसमें से भाई कितने हैं ये कहाँ पता है। तो 5 है तो अच्छी बात है, बट उसमें से भाई की संख्या नहीं पता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आंसर नहीं दे पाएगा। आंसर देगा केवल पहला, अजय के 2 भाई है। जैसे 4 में से 2 भाई अजय, भाई बात यही खत्म हो गई थी कि अजय कुल 2 ही सिबलिंग है, 2 ही भाई बहन है, उसमें से पहले ने कह दिया अजय के 2 भाई है, तो बाकी सब 2 भाई और 3 बहनें किसकी है, मृथुला की है। तो यहां पर पहले स्टेटमेंट से आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जाएगा, ऑप्शन नंबर ओनली फर्स्ट। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, आप बताओ मजा आया कि नहीं आया। शानदार जानदार प्रश्न था नहीं था, कितना अच्छा प्रश्न था दिमाग कितना लगाना था देखो ये। और ये किसी एग्जाम का, सेंट्रल लेवल की किसी वैकेंसी का ही एग्जाम का ही प्रश्न है। ये मत सोचना कि सर ये हमारे नहीं आएगा, ये ऐसा नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। हाँ, ये आपके एग्जाम का ही प्रश्न है प्यारे बच्चों। ऐसे मत सोच लेना सर हम तो, हमारे तो नहीं आएगा, नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कभी नहीं होता है, जो अपने को अच्छा लगता है वो आ जाए और जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो नहीं आए, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर ऐसा ही होना होता कि जो अपने को अच्छा लगता है वो प्रश्न एग्जाम में आ जाए तो हमारा सब में सलेक्शन हो जाए, आईएएस ही बन जाए अपन, है ना। तो सब करना पड़ेगा, और ये किसी एग्जाम का ही है। चलें आगे चलते हैं, बहुत शानदार, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा ये। सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट एंड कॉन्सेप्चुअल, ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अच्छी बात है, चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं, है ना। चलो, जिसको किसी को कंफ्यूजन हो तो फिर उसका तो क्या ही कर सकते हैं, इस वीडियो को वापस देख लेना, है ना। बार बार आप ये कमेंट करोगे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, तो क्या करें कि देखो एक दिन में तो क्या चीज़ें मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ मेरी, तो एक बार वापस से आप करना।
है ना, बहुत डीपली सोचना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 वैकेंसी है एमआरएस में, लगभग सभी वो मिल के बोल रहा हूँ मैं तो, फॉर्म कितने भरे होंगे आपको ही पता है, तो उनको 10,000 चूज करना, तो डीपली प्रश्न देंगे, जो सोच पाएगा वो सिलेक्शन ले पाएगा, ये तय बात है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने को सोचना तो पड़ेगा, है ना। तो ऐसे ही तो घुमाते हैं प्रश्न, ऐसे ही तो प्रश्न घुमाते हैं। चलिए, एक डायरेक्शन का प्रश्न आया, डायरेक्शन का सुंदर सा, कल डायरेक्शन अपन ने पूरा पढ़ा है, उसका प्रश्न आया है, तो किसी को भी कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन ऐसा नहीं करना है, ठंडे दिमाग से इस क्लास को एक बार वापस देखना, फिर आपको समझ में आएगा नहीं बताना, ठीक है, बार बार देखो अगर सीखना है तो, है ना। मैं ऐसा नहीं कहता कि इसको ही पढ़ो, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी हैं आपके पास। सुनीता, मेडल अंकल क्यों नहीं लिखा, नहीं लिखते हैं वो, अंकल नहीं लिखते हैं, मेडल अंकल नहीं लिखते हैं, मेडल अंकल लिख देंगे तो मामला खत्म हो गया ना, फिर मिथुला के भाई कैसे पूछेंगे। अगर उसने लिख दिया कि उसके मामा है, तो फिर तो कोई बता देगा मिथुला के कितने भाई है। सत्यम के चाचा अंकल लिखा, अंकल में कंफ्यूजन छोड़ दिया, या तो पैटर्नल है या मैटरनल, अपने को ज्ञात करना है ना कि मैटरनल है, कि मामा है कितने हैं उसके। अगर वो लिख देगा कि सत्या के 3 मामा है, तो फिर कौन कहेगा, कुछ कोई भी बता देगा फिर तो कि मृथुला के 3 भाई है, तो क्वेश्चन में ही आंसर हो जाएगा फिर तो, कि उसने लिख दिया कि सत्या के 3 मामा है या मैटरनल अंकल है, तो मृथुला के भाई है वो, तो फिर क्वेश्चन ही क्या बनेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको करो, इसको करो। क्लास कब तक है, क्लास बस ये 6 बजे खत्म होने वाली है, 5 मिनट का समय और है, और मुझे लगता है ये अंतिम सवाल चल रहा है अपना, ये अंतिम सवाल अपना प्रश्न चल रहा है डायरेक्शन का। डायरेक्शन फटाफट, कोई कह रहा है यहाँ पर, कोई कमेंट कर रहा है सर कि सिबलिंग पूछा है, ये क्या नाम है इसका, एडोरेबल आराध्य। सर सिबलिंग पूछा है ओनली, ब्रदर नहीं पूछा है। मैं आपकी जानकारी के लिए बना दूं क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी ब्रदर्स डज मृथुला हैव, क्या लिखा है ये, सिबलिंग लिखा है क्या, क्या लिखा है, ब्रदर, चलो हिंदी में भी दिखा देते हैं, क्या लिखा है ये, मृथुला के कितने भाई है, क्या भाई बहन लिखा है क्या। ध्यान से पढ़ो यार, क्या कमेंट करते हो, ठीक है, गलत गलत कमेंट मत करो। तो लिखो इस प्रश्न को, करो आनंद से बताओ फटाफट से। रीजनिंग का मतलब ही क्या है, रीजनिंग का मतलब ही क्या है, रीजन ढूंढना है, हर एक चीज का रीजन ढूंढो, हर एक चीज के पीछे रीजन है, और रीजन कारण ढूंढने में दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको रट नहीं सकते। सबसे बड़ी खूबसूरती मैथ्स रीजनिंग की क्या है, मैं दोनों ही सब्जेक्ट का थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूं, तो मुझे दोनों ही पसंद क्यों है, क्योंकि उनको रट नहीं सकते, इसको रट थोड़ी सकते, इस सवाल को रटो अगला दूसरा आ जाएगा। आ जाओ देखो, चेक करते हैं, इसको इंग्लिश में दिखा देता हूं। इन विच डायरेक्शन इज W विथ रेस्पेक्ट टू Z, W Z के संदर्भ में किस दिशा में है ना, चलो आ जाओ, Z के संदर्भ में W किस दिशा में है, ठीक है, देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, W इज टू द वेस्ट ऑफ Y, चलो ये Y बना दिया, W इज टू द वेस्ट ऑफ Y, Y के वेस्ट में है कौन, W, W इज टू द वेस्ट ऑफ Y बना दिया, W इज टू द वेस्ट ऑफ Y, हु इज टू द नॉर्थ ऑफ यू, हु किसके लिए आया है, Y के लिए, जो क्या है नॉर्थ में, मैं हिंदी में दिखा रहा हूं, W Y के पश्चिम दिशा में है, ये रहा, W Y के पश्चिम दिशा में है। अगला, जो U के उत्तर में है, किसके, जो U के उत्तर में Y। अब पूछा किसका है, Y और Z, W और Z का, तो Z का तो समावेश ही नहीं हुआ है, Z का तो आरंभ भी नहीं हुआ है, Z का तो आगमन ही नहीं हुआ है, तो W और Z का अपन पहले स्टेटमेंट से तो नहीं बता सकते, क्योंकि Z है ही नहीं। दूसरा देखते हैं, दूसरे स्टेटमेंट से, पहले एक को चेक करते हैं, फिर दोनों से ही नहीं आता, दोनों को मिलाकर देखते हैं, ये होता है प्रोसेस। तो आ जाओ दूसरे को, Z इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यू, जेड यू के उत्तर पूर्व में है, जेड किसके, यू के, तो ये यू है, इसका उत्तर इधर, पूर्व इधर, तो उत्तर पूर्व में ये रहा, कौन है, जेड इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ यू, यानी जेड जो है वो यू के उत्तर पूर्व में, उत्तर इधर पूर्व इधर, उत्तर पूर्व में है। एंड इन द लाइन ऑफ वाई डब्ल्यू, एंड इन द लाइन ऑफ वाई डब्ल्यू, एंड इन द लाइन ऑफ वाई डब्ल्यू, और वाई डब्ल्यू की लाइन में है, वाई डब्ल्यू की लाइन में है, किधर है भाई, और वाई डब्ल्यू की पंक्ति में है। अब वाई डब्ल्यू की पंक्ति में है, तो वाई डब्ल्यू तो अभी अपन
अभी सेकंड स्टेटमेंट में वाई डब्ल्यू पता ही नहीं कहाँ है, सेकंड स्टेटमेंट में अपने को ये पता ही नहीं है कि वाई डब्ल्यू कहाँ है। तो एक बात मुझे बताओ, वाई डब्ल्यू की पंक्ति कब आएगी, जब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, शामिल। जब इन दोनों को अपन क्या करेंगे, शामिल, क्योंकि वाई डब्ल्यू है नहीं, तो अकेला दूसरा भी इसका आंसर नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर वाई डब्ल्यू की जानकारी अपने पास नहीं है। तो अब अपने को फर्स्ट और सेकंड को मिलाते हैं ना, तब देखते हैं आंसर आता नहीं आता। तो फर्स्ट अकेले से आंसर नहीं आ रहा था, सेकंड अकेले से आंसर नहीं आ रहा था, तो इन दोनों को मिलाकर देखते हैं। ठीक है, और मिलाते हैं तो क्या, जेड इज टू द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऑफ यू। ठीक है, फिर कह रहा है एंड इन द लाइन ऑफ वाई जेड, जेड यू के उत्तर पूर्व में है और वाई जेड की पंक्ति में है। तो वाई जेड की पंक्ति में है, तो यहाँ पर वाई जेड की पंक्ति में है, तो ये इधर आ जाएगा क्या, इधर आ जाएगा वाई, क्योंकि वाई जेड, वाई और डब्ल्यू, सॉरी वाई डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे ऐसे है। तो वाई जेड, ये तो पहले ही देखा था ना कि वाई के ईस्ट में, वाई के वेस्ट में है कौन, डब्ल्यू, तो वाई के वेस्ट में डब्ल्यू है, और यू जेड जो है वो यू के उत्तर पूर्व में है और इन दोनों की पंक्ति में। तो ये फाइनली सेटलमेंट बैठ रहा है। और पूछा क्या है, डब्ल्यू विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो ये रहा जेड, और डब्ल्यू इज द, ठीक है ना। तो ये तो पूछा क्या है, W का पूछा है किससे, जेड से, तो W ये रहा, जेड ये रहा। अब बता सकते हैं कि W जो है वो जेड के रेस्पेक्ट में कौन सी दिशा में है, वेस्ट। कौन सी दिशा में है, वेस्ट। तो इन दोनों को मिलाने के बाद, इन दोनों को मिलाने पर आंसर आया, इन दोनों को मिलाने पर आंसर आया। इसलिए देखो क्या लिखा, 5 ऑप्शन पढ़ो। इफ द डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर। कितना बड़ा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा आपको कि इफ द डेटा इन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर। समझ गए, यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों में डेटा एक साथ उत्तर देने के लिए आवश्यक है, ये इसका उत्तर बनेगा, ये इसका उत्तर बनेगा। इट इज व्हाट, वेस्ट। आप सभी ने शानदार जानदार इसके आंसर किए हैं, आप सभी ने लास्ट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास से जुड़ने के लिए। अब समय हो चुका है, अगली क्लास का होने वाला है, इंग्लिश की क्लास आपके होगी। तो फटाफट से बताइए समझ में आया कि नहीं आया। इस क्लास को वापस देखिएगा, हो सकता है कि 1 घंटे में 2 घंटे में समझ में नहीं आया। बहुत सारों ने पहली बार इस टॉपिक को पढ़ा है, डेटा सफिशिएंसी। कल फिर से एक नए टॉपिक सेलोजिज्म के साथ, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के रूप में सेलोजिज्म के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। इस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी दोस्त यार आपके मिलने वाले हैं, उन सबको भी बताइएगा कि सेलॉक्स की क्लास, सेलोजिज्म की एक नए अवतार में क्लास में लेके आने वाला हूं। यकीन मानिए कल की क्लास अटेंड करोगे, सेलॉक्स का कोई भी प्रश्न जीवन में कभी भी आपके गलत नहीं होगा। ये वादा और दावा दोनों ही है। तो इसको फिर से आप देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो फास्ट मोड में चला के देखिएगा। और मिलेंगे कल ठीक शाम को 4 या 5, जैसा भी होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।